जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो चूर और चतुर दर्जी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात शांत थी, इतनी शांत कि लगता था जैसे आसपास की हवा भी सांस रोककर किसी अनदेखी चीज को सुन रही हो। दर्जी, करीब 32 साल का, दुबला पतला, तेज आंखों वाला, चालाक दिमाग वाला आदमी अपनी छोटी सी दुकान की बत्ती बुझाकर घर लौटने ही वाला था। दिन भर के काम से थकान थी, लेकिन दिमाग में हमेशा की तरह कोई ना कोई ख्याल दौड़ रहा था। किसी ग्राहक की सिलाई, किसी कोट की फिटिंग या किसी नई तरकीब का विचार। उसके लिए हर चीज पैटर्न थी और हर पैटर्न में एक कहानी छिपी होती थी। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, टिक 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 पुरानी दीवार घड़ी की हल्की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो रोज़ ये आवाज़ सुनता था, पर आज उसके कानों को ये आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़, कुछ ज़्यादा बेचैन सी लगी। वो ठहर गया। उसकी नज़रें कमरे में फिसलकर खिड़की की तरफ जा अटकीं, जहां बाहर की हवा खिड़की के किनारों से सरसराती हुई अंदर झांकती ही महसूस हो रही थी। तभी ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। दर्जी चौंक गया। इस वक्त, इतनी देर रात, उसका गांव ऐसा नहीं था कि लोग रात में इधर उधर आते जाते हों। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे ये तय कर रहा हो कि आवाज़ सचमुच आई थी या उसके थके हुए दिमाग की कोई शरारत थी। लेकिन दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी धीमी मगर साफ। उसके पैरों ने बिना पूछे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हाथ उठाया और दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन खोलने से पहले उसने एक पल रुककर सांस भरी। उसके लिए हर आवाज़, हर हरकत, हर शक किसी कपड़े की सिलाई में छिपे टांके की तरह था। अगर एक टांका गलत हो जाए तो पूरा कपड़ा फट सकता है। कौन है? उसने दरवाजे से कान लगाकर पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर बाहर से एक सांस भरी हुई सी आवाज़ आई, मानो कोई थका हुआ आदमी दीवार से टिक कर खड़ा हो। भाई, जरा पानी मिल जाएगा, रास्ता भटक गया हूं। आवाज़ असामान्य रूप से भारी थी, जैसे कोई आदमी अपनी असली आवाज़ छिपा रहा हो। दर्जी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो झुककर नीचे से झिरी में झांकने लगा, लेकिन बाहर सिर्फ पैरों की परछाई दिखाई दी, और वो भी जूतों की, जो इस गांव में शायद ही कोई पहनता हो। दर्जी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। रात, अजनबी, भारी आवाज़, जूते, कुछ तो गलत था। लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा आधा खोला, इतना कि एक हाथ अंदर आ सके पर कोई ज़बरदस्ती धक्का देकर प्रवेश न करे। बाहर एक आदमी खड़ा था, करीब 28-30 साल का, लंबा कद, कंधे पर शकी बैग, चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ, आंखें इधर उधर घूमती हुई। वो थका नहीं लग रहा था, बल्कि किसी चीज से बचता हुआ लग रहा था। दर्जी ने शांत स्वर में पूछा, कहाँ से आए हो? वो आदमी हड़बड़ा गया, जैसे सवाल की उम्मीद न हो। बस पास के इलाके से, रास्ता भटक गया हूं, पानी दे दीजिए। दर्जी ने दरवाज़ा और जरा सा खोला, लेकिन तभी उसे कुछ और सुनाई दिया। बाहर कच्चे रास्ते पर दो अलग अलग कदमों की धीमी छुपी हुई आवाज़, जैसे दो लोग ठहरकर सांस रोके सुन रहे हों। दर्जी की रीढ़ में ठंडा झोंका उतर गया। वो आदमी झुककर घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी चीज का मुआयना कर रहा हो। दर्जी अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सिर्फ पानी मांगने वाला खोया हुआ आदमी नहीं है, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसकी आवाज में बड़ी मासूमियत थी। अच्छा, पानी देता हूं, लेकिन बताओ भाई, इस देर रात निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? उस आदमी के होंठ हिले, लेकिन जवाब देने से पहले उसने नीचे जमीन पर हल्की सी खरोंच की आवाज सुनी। दर्जी ने बहुत सूक्ष्मता से देखा। वो आदमी अपना वजन पैर की उंगलियों पर डालकर ऐसे खड़ा था जैसे रेडी टू रन हो या रेडी टू अटैक। पर दर्जी की सबसे तेज इंद्रिय थी मन को पढ़ लेने की आदत, और उसे साफ समझ आ चुका था। दरवाजे पर खड़ा ये शख्स अकेला नहीं था और न ही पानी के लिए आया था। उसने तुरंत बहुत शांत अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, 1 मिनट रुको, पानी लाता हूं। और ये कहते हुए वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उस आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा लगभग पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले दर्जी ने दरवाज़ा भीतर से कसकर बंद कर दिया। अचानक बाहर वाले की आवाज़ बदल गई। अब वो खींचा हुआ, खुरदुरा और खतरनाक था। अरे, दरवाज़ा क्यों बंद किया? दर्जी ने अंदर से कहा। पानी छत पर रखा है, नीचे से लाना मुश्किल है, 1 मिनट। उसने तेजी से चूल्हे के पास पड़े पुराने लोहे के औजार उठाए, एक टेढ़ी कैंची और एक लंबी भारी सुई जो कपड़े दबाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उसे नहीं पता था बाहर कौन है, पर यह जरूर पता था कि आज की रात किसी का इरादा नेक नहीं था। और फिर तीसरी बार दस्तक नहीं हुई। इस बार दीवार के पीछे से फुसफुसाहटें आईं। दर्जी की सांस रुक गई। वो अकेला नहीं था, और बाहर वाले तीनों लोग अब उसके घर के चारों ओर फैल चुके थे। दर्जी का दिल धड़क जरूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक भी दाग नहीं था।
वो उन लोगों में से था जो मुश्किल वक्त में घबराते नहीं, गिनती करते हैं, समझते हैं और दिमाग चलाते हैं। और इस वक्त उसका दिमाग एकदम सुई की नोक की तरह तेज हो चुका था। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी, इसलिए बाहर से आने वाली हल्की सी रोशनी में उसे अपने घर की दीवारों पर परछाइयों की आकृतियां साफ दिखने लगीं। एक परछाई दरवाजे की तरफ, दो पीछे वाली दीवार की तरफ, और तीसरी वही थी जो दरवाजे पर खड़ा होकर पानी मांग रहा था। दर्जी की आंखों ने तुरंत ये गिनती कर ली। 3 लोग, सब एक साथ नहीं, अलग अलग जगह फैल रहे हैं। मतलब अंदर घुसने की तैयारी है। उसने धीरे से खिड़की के कोने पर नजर डाली। पुराना लकड़ी का चौखटा हल्की हुड़क के साथ कभी कभी खुद ही हिल जाता था। आज भी हिल रहा था, लेकिन दर्जी को पता था ये आज हवा नहीं थी। वो सब समझ रहा था, और सबसे ज्यादा वो समझ गया था कि अगर उसने डर दिखाया तो वे लोग भीतर घुसने में देर नहीं लगाएंगे। उसने तुरंत अपनी पुरानी कैंची को पकड़कर नीचे वाली पेटी के पास रख दिया, ठीक उस जगह जहां से उसे खुद के बचाव में अचानक उठा सके। फिर उसने लंबी मोटी फैब्रिक नीडल को हाथ में ले लिया। उसके दिमाग में कोई कच्चा पक्का प्लान बनने लगा था। तभी ठक, बहुत धीमी, बहुत सतर्क आवाज खिड़की की तरफ से। दर्जी खामोश रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर उसकी आंखें उस आवाज की दिशा में गड़ी रहीं। अब खिड़की के बाहर एक और परछाई साफ दिखी। एक मजबूत शरीर वाला आदमी, उम्र लगभग 30-32 साल, कंधे पर कपड़े से लिपटा डंडा और चेहरे पर किसी तरह की हिचक नहीं। वो झुककर खिड़की की कुंडी टटोल रहा था, धीरे धीरे, बड़ी सावधानी से। दर्जी की सांस एक पल को अटक गई, पर उसने अपने आप से कहा, पैनिक नहीं, ये वही कर रहे हैं जिसकी उम्मीद थी। अब खेल मेरा है। उसे पता था कि अगर उसने आवाज की, हलचल की या घबराहट दिखाई, वे लोग एक साथ टूट पड़ेंगे। लेकिन तभी एक और चीज दर्जी की नजर में आई। खिड़की के बाहर की मिट्टी में 3 पैरों के निशान, ताजे, बहुत ताजे। मतलब ये लोग किसी दूर से नहीं आए थे, काफी देर से आसपास घूम रहे थे, शायद उसके घर या दुकान को देखते हुए। इस बार दर्जी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक महीन सी मुस्कान आई। वो पीछे हटकर कमरे में थोड़ा अंधेरा बनाए खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे एक बर्तन उठाया, पीतल का घड़ा, भारी और मजबूत। उसे बिना आवाज किए कमरे के कोने में रखा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक झटके में हथियार बन सके। फिर उसने पानी से भरा छोटा कटोरा उठाया, वही जो वो बहाने के लिए दिखाने वाला था। उसकी चाल इस वक्त सिलाई की तरह बारीक और सोच समझ कर थी। उधर खिड़की की कुंडी हिल रही थी, अंदर आने की वो कोशिशें जिन्हें आम आदमी शायद सुन ही ना पाए। लेकिन दर्जी ने एक एक कंपकपी को पकड़ लिया। और तभी दरवाजे के बाहर वाला आदमी जो पानी मांग रहा था, अचानक फुसफुसाया। कितनी देर लगाएगा ये? करना क्या है अंदर इतना? उसके लहजे में अब बेचैनी थी, और दूसरी फुसफुसाती आवाज ने जवाब दिया, शांत रह, खिड़की खुलते ही हम तीनों साथ घुसेंगे। आदमी अकेला है, 5 मिनट में काम खत्म। दर्जी ने अंदर से ये साफ साफ सुना। उसकी आंखें चौड़ी नहीं हुईं, बल्कि और भी संकरी हो गईं। वो इस रात का शिकार नहीं, खुद ही शिकारी बनने वाला था। एकदम धीमे कदमों से वो खिड़की के दूसरी तरफ जाकर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। खिड़की 2 सेकंड रुकी, 3 सेकंड, और फिर कुंडी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। बाहर वाले आदमी की सांस दबती हुई, जैसे कोई ताले को बिना आवाज तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दर्जी ने अपनी स्थिति ऐसे ली जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी अपने समय का इंतजार कर रहा हो। उसकी हथेली भारी घड़े पर थी। उसके दिमाग में पूरे घर का नक्शा साफ था, और खिड़की के पास आ रही धीमी सी सरसराहट से उसे समझ आ गया कि पहला आदमी अंदर घुसने वाला है। वो आदमी अभी सिर खिड़की से अंदर झुकाने ही वाला था कि तभी दर्जी ने अपने मन में एक वाक्य कहा, पहला कदम हमेशा कमजोर दिल वाले का होता है, पर पहला वार समझदार का होता है। और उसने बिना आवाज किए, बिना हड़बड़ाहट के, अपनी सभी इंद्रियों को पहना करते हुए वार करने की सही सेकंड पहचान ली। उसे मालूम था, अब ये खिड़की सिर्फ बाहर वालों का रास्ता नहीं, उसकी चाल का भी दरवाजा बनने वाली है। खिड़की की कुंडी आखिरकार ऊपर उठी, और लकड़ी के चौखट में हल्की सी झिर्री बन गई। बाहर खड़ा आदमी धीरे धीरे अपना सिर अंदर झुकाने लगा। आंखें सिकुड़ी हुई, जैसे अंधेरे में किसी को ढूंढ रहा हो। उसे यकीन था कि दर्जी इस वक्त कहीं कोने में पानी ढूंढ रहा होगा या किसी बर्तन में टटोल रहा होगा। पर उसे ये नहीं पता था कि जिस घर में वो घुस रहा है, वहां हर चीज अपनी जगह पर नहीं, अपनी चाल पर खड़ी होती है। खिड़की खुलने के साथ ही बाहर की ठंडी हवा कमरे में घुस आई। दर्जी दीवार से सटा था, हाथ घड़े पर और मन सुई की तेज नोक जैसा। उसने एक जानकार की तरह बाहर से आती हर सांस, हर कदम और हर आहट को गिन रखा था,
जैसे वो कपड़ा सिलने से पहले धागों की संख्या तय करता है। जैसे ही उस आदमी का सिर आधा अंदर आया, दर्जी ने बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के घड़े को उठाकर पूरी ताकत से नीचे की ओर झटका, लेकिन सीधे उस आदमी के सिर पर नहीं। उसके पास अंधेरे में पूरी वार करने की जगह नहीं थी। अगर वो सीधे वार करता और आदमी पूरी तरह अंदर न होता तो घड़ा बाहर गिरकर आवाज करता और तीनों लोग एक साथ टूट पड़ते। दर्जी ऐसा नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य चोट नहीं, चाल थी। इसलिए उसने घड़ा खिड़की के चौखट पर ऐसा गिराया कि भारी धातु की टन टन और टूटती मिट्टी की आवाज अंदर नहीं, बाहर गूंजी। आवाज सुनकर दूसरा आदमी चौंक गया और हड़बड़ाकर बोला, कहाँ लगा, अंदर गया क्या? पहला आदमी, जिसका सिर थोड़ा सा अंदर था, डर से पीछे हट गया। अरे, इसने कुछ गिराया अंदर, लगता है भागने को तैयार बैठा है। दर्जी ने अंधेरे में एक हल्की अनसुनी सी मुस्कान दी। डर, बस इतना ही चाहिए था। अब बाहर के दो लोग सतर्क नहीं, डरे हुए थे, और तीसरा जो दरवाजे के पास था बेचैनी में इधर उधर देखने लगा। दर्जी ये समझता था कि मनुष्य का डर ही असली जाल होता है, लेकिन उसने सिर्फ डर पर ही भरोसा नहीं किया था। उसने इस कमरे के भीतर पहले ही एक और चीज तैयार कर रखी थी, सुई धागे का जाल। अंधेरे में दिखाई न देने वाला बहुत पतला मजबूत धागा उसने कमरे के अंदर दो जगह बांध दिया था, एक खिड़की के बगल में, दूसरा दरवाजे के किनारे, जैसे एक अदृश्य फंदा। उसने ये काम तब किया था जब वो पानी लेने का बहाना बनाकर कमरे में इधर उधर गया था। किसी और को ये बस बर्तन उठाने जैसा लगता, पर दर्जी के लिए ये पूरा प्लान था। अब जब खिड़की थोड़ा सा खुल चुकी थी और बाहर वाले घबराए हुए थे, तो वे जल्दबाजी में अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और यही जगह थी जहां दर्जी की असली सिलाई बोलने वाली थी। बाहर की हड़बड़ाई बढ़ रही थी। खिड़की से अंदर झांक, देख तो सही वो भागा तो नहीं। अरे अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। दरवाजा तोड़ दें क्या? नहीं, आवाज हो जाएगी। वे तीनों लोग अब एक दूसरे पर फुसफुसाकर खींच रहे थे। उनका आत्मविश्वास आधा टूट चुका था। दर्जी ने चुपके से अपनी भारी फैब्रिक नीडल, जो असल में छोटे हथियार जैसी होती है, खिड़की के पास पकड़ा, लेकिन वो वार करने नहीं जा रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में बेहद हल्के तरीके से खिड़की के नीचे लकड़ी पर टिक 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 3 बार खटखटाया। बस इतनी सी आवाज, लेकिन ये आवाज बाहर वालों को लग रही थी कि शायद अंदर कोई भागदौड़ कर रहा है, या शायद कोई हथियार उठाया जा रहा है। पहला आदमी डरकर बोला, अंदर कोई है, कुछ कर रहा है, जल्दी चलो। और बिना सोचे समझे वो आदमी खिड़की के नीचे झुककर अचानक अंदर कूदने की कोशिश में आया। दर्जी बिल्कुल उसी पल तैयार था। जैसे ही आदमी का पैर कमरे में आया, वो उसी अदृश्य धागे में उलझा और जोरदार तरीके से फर्श पर गिर पड़ा। धप। उसका गिरना भी दर्जी ने प्लान किया था। फर्श पर उसने अपनी दुकान से लाया हुआ मोटा कपड़ा बिछा दिया था, ताकि गिरने से आवाज कम हो और बाहर के दो लोग पूरी तरह समझ ना पाएं कि हुआ क्या है। पहला आदमी दर्द से सिसका। उसका चेहरा बिना हवा वाले कमरे में धूल की तरह फड़फड़ा रहा था, पर दर्जी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। वो सिर्फ उसे काबू और शांत करना चाहता था। उसने गिरते ही घुटनों से उस पर वजन डाल दिया और फैब्रिक नीडल उसकी गर्दन के पास ले जाकर धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, चिल्लाया तो अगले टांके में आवाज नहीं निकलेगी, समझ आया? आदमी एकदम सख्त हो गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो पूरी तरह शांत पड़ गया, जैसे कोई अनबुना कपड़ा जो छूटने को तैयार था। लेकिन बाहर वाले दो लोग अब बेचैन थे। अरे अंदर क्या हुआ? आवाज कैसी थी? बोल, कुछ दिख रहा है? पहला चोर, जो अब दर्जी के काबू में था, हड़बड़ाया, डर गया, पर उसके मुंह से आवाज न निकलने दी गई। दर्जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों से इशारा किया, शांति। और अब दर्जी जान चुका था कि अगला कदम उसके हाथ में है। अब बाकी दो लोग जल्दबाजी में अंदर घुसने ही वाले थे, और वे नहीं जानते थे कि उनके लिए दूसरा फंदा दरवाजे के ठीक पीछे इंतजार कर रहा था। कमरे के अंदर हवा भारी हो चुकी थी, न डर से न तनाव से, बल्कि उस खामोशी से जो ठीक तूफान आने से पहले फैलती है। दर्जी फर्श पर गिरे पहले चोर की छाती पर घुटना टिकाए हुए था। उसका हाथ उस चोर के मुंह पर था, ताकि बाहर वालों को कोई आवाज न पहुंचे, और उसका दूसरा हाथ सुई जैसी तेज फैब्रिक नीडल की पकड़ पर कसता जा रहा था। पहला चोर फंस चुका था, लेकिन दर्जी जितना बाहर वालों से सतर्क था, उतना ही इस पकड़े गए आदमी के हाव भाव से भी सावधान था। चोर की सांसें तेज थीं, पर उनमें कुछ गड़बड़ थी। वो कोई आम सड़क का लुटेरा नहीं लगता था। उसकी चाल, उसके फिसलने का तरीका और गिरने के बाद भी उसकी आंखों की शांति सब बता रहा था कि ये आदमी घबराकर नहीं, रणनीति से घुसा था। दर्जी के दिमाग में सवाल उठने लगे, ये लोग चोरी करने आए हैं या कुछ और इन्हें मेरे घर का इतना पक्का पता कैसे चला?
पर सवालों का वक्त नहीं था। अगले 2 लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे और दरवाजा उनकी बेचैनी महसूस करके कांप रहा था। अरे, काफी देर हो गई, अंदर क्या हुआ? दूसरे चोर ने जोर से फुसफुसाया। दरवाजा खोलते हैं क्या? तीसरे की आवाज चिड़चिड़ी थी। दर्जी महसूस कर सकता था कि वे कुछ ही पल में धक्का मार देंगे, और ठीक यही वो चाहता भी था, लेकिन अपने समय पर। पहले उन्होंने खिड़की चुनी थी, अब उनकी नजर दरवाजे पर थी, और दर्जी ने पहले से ही दरवाजे के ठीक पीछे अदृश्य धागे का दूसरा जाल बांध रखा था। वो धागा इतना पतला था कि बाहर से देखने पर पता नहीं चलता, लेकिन इतना मजबूत कि कोई भी आदमी पैर फंसाकर गिर सकता था। पर इस बार दर्जी सिर्फ गिराना नहीं चाहता था, वो जानना चाहता था कि ये तीनों लोग आखिर किस वजह से आए थे, क्योंकि उनका हर कदम चोरी के जैसा नहीं, किसी मिशन जैसा लग रहा था। तभी बाहर वाले 2 चोरों की बातचीत दर्जी के कानों से बिल्कुल साफ टकराई। अगर वो अंदर अकेला है तो हमें सिर्फ बैग उठाना है, काम जल्दी खत्म होगा। बैग? कौन सा बैग? उसके घर में तो कोई कीमती बैग रखा ही नहीं था। वो सोच में पड़ गया, ये लोग उस चोर के बैग की बात कर रहे हैं या किसी और बैग की? अगले ही पल दूसरे चोर ने कहा, वही बैग जो उसे छुपाया गया है, जिसके लिए हमें भेजा गया है। भूल मत जाना, हम अपने लिए नहीं, लेने आए हैं। अब दर्जी का माथा ठनका। ये लोग कोई साधारण चोर नहीं थे, और अगर वे किसी के कहने पर आए थे तो वो कोई उसके घर या दुकान के बारे में पहले से कुछ जानता था। इस सोच ने उसे एक गहरी सिहरन दे दी। पर वक्त बहुत कम था। बाहर वाले 2 चोर अब दरवाजा खड़खड़ा रहे थे। अरे, अंदर क्या कर रहे हो? आवाज तो बताओ। पहला चोर, जो फर्श पर दबा था, कुछ कहना चाहता था। दर्जी ने उसके होंठ से हटते शब्द महसूस किए। उसने बहुत धीमे से कहा, भागो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी। लेकिन वो पूरी बात नहीं बोल पाया, क्योंकि दर्जी ने तुरंत उसका मुंह फिर से दबा दिया। ये पहली बार था जब दर्जी के चेहरे पर हल्का सा डर उतरा। ये चोर उसे चेतावनी क्यों दे रहा है? वो मुझे बचाने की बात क्यों कर रहा है? क्या ये तीनों एक ही टीम के हैं, या इनके बीच में भी कोई धोखा है? उसको पहली बार शक हुआ कि चोरों में से कोई धोखा खा रहा है, और कुछ ऐसा होने वाला है जो इनकी अपनी योजना का हिस्सा भी नहीं। पर सोचने का समय खत्म हो चुका था। कुछ ही सेकंड में बाहर वालों ने दरवाजे को जोर से धक्का मार दिया। धप। दर्जी तड़प कर पीछे हटा, लेकिन इतना ही जितना अपने जाल को परफेक्ट समय देने के लिए जरूरी था। पहला धक्का लगा, पर दरवाजा नहीं टूटा। दूसरा धक्का, और इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंधेरे में एक काली परछाई तेजी से भीतर घुसी, और जैसे ही उसके पैर फर्श को छुए, धड़ाम, वो पूरा आदमी उलटकर फर्श पर गिर पड़ा, सीधे दर्जी के गिराए गए मोटे कपड़े पर। उसने गिरते ही इतनी जोर से गाली दी कि बाहर वाला तीसरा चोर चिल्लाया, क्या हुआ? अंदर कौन है? दर्जी ने अंधेरे में तीसरे चोर की परछाई को महसूस किया। उसकी सांस भारी, पर कदम हल्के थे, जैसे वो किसी भी पल घुसने वाला हो। अब कमरे में 2 चोर थे, दोनों जमीन पर, और दर्जी अंधेरे में उनसे 1 कदम पीछे, मगर पूरी तरह नियंत्रण में। लेकिन अब तक जितना हुआ था वो केवल शुरुआत थी, क्योंकि तीसरा चोर जो बाहर खड़ा था, उसकी चाल सबसे अलग थी। वो दरवाजे को धक्का मारने नहीं आया था, वो इधर उधर देखने में लगा था, जैसे कोई सिग्नल का इंतजार कर रहा हो। दर्जी ने यह महसूस कर लिया, ये तीनों सिर्फ घुसने नहीं आए, ये किसी और को बुलाने वाले हैं। और ये पहली बार था जब दर्जी ने महसूस किया कि असल खतरा घर के बाहर अभी आने वाला है। कमरे के अंदर अब इतनी गहरी खामोशी थी कि अगर कोई सुई भी नीचे गिरती तो उसकी आवाज कमरा नहीं, पूरे माहौल को चीर देती। 2 चोर फर्श पर दबे पड़े थे। एक दर्जी के बनाए धागे के जाल में उलझा हुआ, दूसरा दरवाजे से गिरने के बाद दर्द से कराहता हुआ। लेकिन ये वो कराह नहीं थी जिसे सुनकर कोई मदद करे, ये वो कराह थी जो किसी को भी बता देती है कि अंदर की हवा बदल चुकी है। दर्जी की आंखें इस अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। उसके हाथों में थरथराहट नहीं, एक अजीब सी विश्वास भरी स्थिरता थी। उसकी उंगलियां फैब्रिक नीडल को ऐसे पकड़े थीं जैसे ये कोई आम औजार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार हो। वो दोनों चोरों को घूर रहा था, न गुस्से में न दया में, बस अचानक उठे शक के साथ। खिड़की के बाहर तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई और दर्जी का ध्यान उधर खिंचा। उसने महसूस किया कि बाहर का तीसरा चोर अभी तक घुसा नहीं था। वो सिग्नल का इंतजार कर रहा था, किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, शायद किसी और के आने की आहट देख रहा था। दर्जी को इससे कहीं ज्यादा डर उस पहले पकड़े गए चोर की आंखों से लग रहा था। वो चोर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में जो पहलाव था वो किसी डरपोक आदमी का पहलाव नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी ऐसी मुसीबत को पहचान रहा हो जो अभी बाकी लोगों के सिर पर नहीं टूटी। दर्जी का शक और गहरा हुआ। ये लोग सिर्फ चोरी करने नहीं आए थे, इन्हें किसी खास चीज की तलाश थी। कहीं वो बैग जिसे लेकर बाहर बात हुई थी असल में इसी पहले चोर के पास तो नहीं।
कमरे में सिर्फ अंधेरा नहीं था, सवालों का अंधेरा भी था। और इस अंधेरे में खिड़की की टूटी सी लकड़ी अचानक हिली। दर्जी ने करीब से देखा, वो पहले वाले चोर की गिरावट में हल्की सी टूट गई थी और अब बाहर की हवा उसे फड़फड़ा रही थी। लेकिन हवा की आवाज़ों में एक दूसरा सुर भी घुला था, कदमों की रफ्तार। कोई आ रहा था, पर वो इन तीनों से अलग लग रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, मानो हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। दर्जी ठिठक गया। अगर ये तीनों किसी के भेजे हुए थे तो वो भेजने वाला अब शायद खुद यहाँ पहुंच चुका था। कमरे की हवा अचानक और भारी हुई, जैसे कोई अदृश्य बोझ खिड़की के किनारे आ खड़ा हो। उसने महसूस किया कि बाहर खड़ा तीसरा चोर भी अब बेचैन होकर इधर-उधर देखने लगा था। उसकी सांसों में वो बेचैनी नहीं थी जो अंदर घुसने वालों में थी। वहां एक घबराई हुई अधीरता थी, जैसे उसने किसी ऐसे इंसान का इंतजार किया हो जिससे वो खुद भी डरता हो। अचानक खड़ाक! खिड़की का आधा टूटा हुआ हिस्सा पूरी तरह झटक कर नीचे गिरा और कमरे में एक तेज झोंका आया। इस झोंके में सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें किसी की परछाई की गंध थी, किसी की नजदीक आती सख्ती थी। दर्जी एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया और उसकी उंगलियां फैब्रिक नीडल के पोर पर और कस गईं। बाहर की तरफ कुछ हिल रहा था, जैसे कोई खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये वो चोरी की घबराहट वाली झांक नहीं थी, ये किसी निरीक्षक की तरह शांत और ठंडी दृष्टि थी। दर्जी की रीढ़ में एक सिहरन उतर गई। बिना देखे उसने महसूस किया, ये आदमी इन तीनों चोरों से बहुत ऊपर का है। बाहर से एक आवाज आई, धीमी मगर ऐसी कि लगता था जैसे हर शब्द दीवार में छेद कर देगा। काम हुआ नहीं अभी तक। आवाज में गुस्सा नहीं था, आवाज में घमंड भी नहीं था, थी सिर्फ आदत। आदतें आदेश देने की, आदतें डर पैदा करने की, आदतें बगैर हड़बड़ी के लोगों की धड़कनें रोक देने की। अंदर के दोनों चोर एकदम ठिठुर गए। फर्श पर पड़े पहले चोर की आंखों में भय झंझना उठा, ऐसा भय जो इंसानी दुश्मन से नहीं, उनके अपने मालिक से होता है। दर्जी ने पहली बार महसूस किया कि वो जिन तीन लोगों से लड़ रहा था वे असली दुश्मन नहीं थे, वे तो बस धागे थे, असल कपड़ा तो बाहर खड़ा आदमी था। खिड़की की टूटी लकड़ी धीरे धीरे हवा में झूलकर खामोशी को और भारी बना रही थी और दर्जी समझ चुका था कि अब खेल का अगला हिस्सा शुरू होने वाला है, वो हिस्सा जिसमें धोखा सिर्फ चोरों का नहीं, शायद दर्जी का भी इंतजार कर रहा था। रघुवीर उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। कमरे में रखी पुरानी पीतल की घड़ी एक एक सेकंड पर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे हर टिक उसके मन की बेचैनी को खुरच रही हो। टिक टिक टिक। कमरे की खामोशी में ये आवाज एक चेतावनी जैसी लग रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की की तरफ देखता रहा, जहां से बाहर के पेड़ की परछाई बार बार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था ये उसका डर था या सच में कोई था। थोड़ी देर बाद उसने उठकर दरवाजे का कुंडा जांचा। कुंडा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी हो गई थी, जैसे कोई उसे छूकर अभी अभी गुजरा हो। रघुवीर ने सांस रोककर दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर की मिट्टी गीली थी, लेकिन उसे साफ दिखाई दिया कि वहां दो ताजे पैरों के निशान थे और वे उसके आंगन की तरफ ही आकर रुके थे। अंदर डर की एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कपड़े पहनकर कमर से छोटा धारदार कैंची का केस बांध लिया। ये पहली बार था जब वो अपने औजारों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से बाहर झांककर दूर देखना शुरू किया। चांद बादलों के बीच अटका हुआ था और रोशनी कभी आती कभी गायब हो जाती। उसी डगमगाती रोशनी में उसे कुछ अजीब सा दिखा। घर के पीछे की तरफ दो परछाइयां दीवार से चिपककर धीरे धीरे रेंग रही थीं। रघुवीर ने दिल थाम कर देखा। वही दो चोर, वही ढीली चाल और वही छुप कर देखने वाली हरकत। लेकिन उनमें कुछ बदला था। इस बार वे सावधान नहीं बल्कि उलझे हुए और घबराए से दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और से बचने की कोशिश कर रहे हों, न कि उससे। अचानक पीछे के सूखे पत्तों पर हल्की सी चरमराहट हुई। चोरों में से एक ने मुड़कर पीछे देखा, फिर अपने साथी से कुछ फुसफुसाया। दूसरा चोर लगातार चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें पीछा किया जा रहा हो। रघुवीर ने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि चोर क्या चुराने आए हैं, सवाल ये था कि वे किससे बच रहे हैं। ये बदलाव असामान्य था और रघुवीर तुरंत समझ गया कि कहानी अब सीधी नहीं रही। वो धीरे धीरे पीछे हटकर कमरे के अंधेरे हिस्से में गया और पूरी तरह शांत होकर चोरों को देखने लगा। दोनों चोर घर की पिछली दीवार की जांच कर रहे थे, जैसे उन्हें यकीन था कि रघुवीर ने वहीं कुछ छुपाया है। फिर अचानक चोरों में से एक ने इशारा किया और दोनों तेजी से बाएं वाले पेड़ की ओर भागे।
लेकिन रघुवीर ने ये देखा कि पेड़ की छाया के ठीक पीछे तीसरी परछाई भी हिली थी। तीसरी? उसका गला सूख गया। ये कोई नया मोड़ था। अब रघुवीर के दिमाग में एक गहरी चुभन उठी। 2 चोर ही नहीं, कोई तीसरा भी उस रात मौजूद था। कोई जो चोरों को पीछा कर रहा था, या शायद उन्हें नियंत्रित कर रहा था। और ये तीसरा व्यक्ति न तो गांव का लग रहा था और न ही वो जिसे रघुवीर ने पहले कभी देखा था। उसकी चाल अलग, उसका इंतजार करने का तरीका अलग। वो पेड़ की शाखाओं के बीच इतनी देर खड़ा रहा जैसे उसे पता हो रघुवीर उसे देख नहीं सकता। रघुवीर धीरे से खिड़की बंद करने लगा, लेकिन तभी बाहर से एक विदेशी सी आवाज आई, खट। उसने झटके से फिर बाहर देखा, पर अब तीसरी परछाई गायब थी। सिर्फ हवा थी, मिट्टी की गंध थी और 2 चोरों के जल्दबाजी में भागते कदमों की निश्चिंत नहीं रहने वाली गूंज। पर रघुवीर जानता था, आज रात कहानी और गहरी हो चुकी थी। 2 चोरों का आना एक अलग बात थी, लेकिन किसी तीसरे का उनके पीछा करना ये बिल्कुल नई शुरुआत थी। रघुवीर ने खुद से कहा, कल सब साफ होगा, या फिर कल रात मेरे लिए और अंधेरी होगी। और घड़ी फिर से वही कर रही थी, टिक टिक टिक, मानो समय भी आने वाले खतरे की गिनती कर रहा हो। सुबह होते ही रघुवीर ने खुद को सबसे पहले खिड़की तक खींचा। बाहर का आंगन रात की घटनाओं की तरह ही बिखरा हुआ था। गीली मिट्टी पर चूरों के पैरों के निशान अब भी ताजे थे, पर वो पिछली रात वाली तीसरी परछाई, उसका कोई निशान नहीं था। रघुवीर की नजर बार बार उसी पेड़ के पीछे वाले हिस्से पर जा रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ कह रहा हो कि वहां कुछ छोड़ा गया है। लेकिन सुबह की हल्की धूप ने सारी छाया मिटा दी थी और पेड़ के नीचे सिर्फ पुराना टूटा बोरा पड़ा था। अजीब बात यह थी कि बोरे को उसने पहले कभी उस जगह नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसके अंदर सांप या कोई बुरा संकेत छिपा हो। कदम जितना आगे बढ़ता, दिल उतना ही तेज धड़कता। आखिर वो बोरे के सामने खड़ा हो गया। बोरा ऊपर से थोड़ा खुला था, लेकिन अंदर क्या है ये साफ नहीं दिख रहा था। रघुवीर ने पहले एक डंडा उठाया और उससे बोरे को हिलाकर देखा। अंदर कुछ था, लेकिन वो जीवित नहीं था। वो झुका, हाथों को मिट्टी से साफ किया और धीरे धीरे बोरे का मुंह खोला। पहला ही झटका इतना बड़ा था कि उसका दिल एक पल को रुक सा गया। अंदर कपड़े के टुकड़े, रस्सियां, पुरानी मोमबत्तियां, एक टूटी हुई लकड़ी की छोटी पेटी और सबसे नीचे एक काला कपड़े का गुच्छा, जो किसी के द्वारा बहुत सावधानी से लपेटकर रखा गया था। रघुवीर का गला सूख गया। उसके हाथ खुद ब खुद उस गुच्छे की ओर बढ़े। उसने हल्के से उसे उठाया। कपड़े की परतें कड़ी थीं, जैसे लंबे समय से कहीं छुपी रही हों। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक अजीब चीज थी, एक धातु का पतला नुकीला औजार। लेकिन वो कोई घरेलू चीज नहीं लग रही थी। न चाकू, न छुरी, न कोई औजार जिसे वो जानता हो। उस पर छोटे छोटे खांचे बने थे और एक सिरे पर लाल रंग लगा था, जैसे मोम हो या खून। रघुवीर एक पल को सिहर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये चीज किसी के काम की हो सकती है। फिर उसकी नज़र बोरे के दूसरे कोने में पड़े एक कागज पर गई। वो एक चिट्ठी थी, पर उस पर किसी भाषा जैसा कुछ लिखा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लकीरें टेढ़ी मेढ़ी थीं और शब्द अजनबी, लेकिन नीचे एक चिन्ह बना था, 3 रेखाएं और उनके बीच एक गोला। वही गोल निशान उसने पिछली रात तीसरी परछाई की जैकेट पर हल्की सी चमक में देखा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब उसकी समझ में आया, ये बोरा चोरों का नहीं, उस तीसरे आदमी का था। और ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। बोरा यूं खुले में फेंक कर जाना गलतफहमी नहीं थी, ये चेतावनी भी हो सकता था। रघुवीर उठकर चारों तरफ देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन सुबह की हवा शांत थी। खेतों में कुछ औरतें पानी भरने जा रही थीं, पर उसके घर के आसपास कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य नज़र उस पर टिकी हुए है। डर नहीं था, लेकिन एक अनजानी बेचैनी उस पर चढ़ती जा रही थी। वो बोरा उठाकर घर के अंदर ले आया और मेज पर रख दिया। वो गहरी सांसें लेता हुआ लगातार उस धातु के औजार को देखता रहा। किसी दर्जी की जिंदगी में ऐसा औजार कभी नहीं आता। फिर उसे ध्यान आया, पिछली रात जो आवाज आई थी वो खट शायद इसी चीज से आई होगी। शायद उस तीसरे आदमी ने इसे गिराया होगा। सवाल ये था कि वो आदमी चोरों के पीछे क्यों था? क्या वो उनका साथी था या उनके लिए खतरा, या फिर वो खुद रघुवीर को ढूंढ रहा था? रघुवीर ने काफी देर सोचने के बाद बोरे की हर चीज को सावधानी से वापस रखा, लेकिन कागज पर लिखा चिन्ह उसने अलग रखा।
इस छोटे से चिन्ह में कोई तो बात थी, कुछ ऐसा जो चोर भी नहीं जानते थे। उसके मन में एक बात साफ हुई, ये खेल दो चोर और एक दर्जी का नहीं रहा। अब इसमें कोई ऐसा शामिल था जिसकी नीयत, पहचान और मकसद तीनों अंधेरे में छिपे थे। और उस बोरे को छूते ही उसे महसूस हुआ, ये शुरुआत है और आगे जो होगा वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। रघुवीर ने जब बोरे को वापस बंद किया और उसे कमरे के कोने में रख दिया, तभी उसके भीतर कुछ अजीब सी बेचैनी उठी। घर के अंदर की हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर से कोई ठंडी लहर अंदर घुसकर उसकी पीठ पर रेंग गई हो। सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था, पर अजीब बात यह थी कि रघुवीर के घर के आसपास की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, जैसे किसी ने तापमान को अचानक बदल दिया हो। उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन ये केवल भ्रम नहीं था। कोई अदृश्य दबाव उसके मन पर साफ महसूस हो रहा था। उसने हौले से खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा। आसमान साफ था, खेतों में हल्की धूप फैल रही थी, पर उसके घर के ठीक पीछे की ओर एक हल्की धुंध सी बनी हुई थी, सिर्फ उसी क्षेत्र में, ऐसी धुंध जो गर्मी में नहीं बनती। वो धुंध स्थिर थी, जैसे किसी की उपस्थिति को ढक कर खड़ी हो। उसकी नज़र अनायास ही दोबारा जमीन पर मौजूद पैरों के निशानों पर गई। दो निशान चोरों के थे, ये वो अब समझ चुका था, लेकिन तीसरे आदमी के पैरों के निशान, वो जितना ध्यान से देखता उतना ही अजीब लगता। उस तीसरे के कदमों में कोई गहराई नहीं थी, जैसे उसने जमीन को हल्के से छुआ हो पर भार छोड़ा ही न हो। ये बात असंभव थी, पर निशान यही कह रहे थे। रघुवीर के माथे पर पसीना आ गया, पर उसने खुद को संभाला और बोरे से मिली धातु की अजीब वस्तु को फिर से हाथ में उठाया। धातु की ठंडक उसके हाथों में चुभ गई। ये चीज साधारण नहीं थी, उसके बनावट में एक रहस्य छिपा था। उसने उसे रोशनी में घुमाकर देखा। धातु की सतह पर छोटे छोटे खांचे थे, जैसे कोई गुप्त कोड उकेरा गया हो। वो ध्यान से देखता रहा और तभी धूप की एक किरण सीधी उस औजार पर पड़ी। खांचे अचानक चमक उठे और जैसे ही चमक आई, रघुवीर को लगा कि कमरे का तापमान और गिर गया। उसने घबराकर औजार मेज पर रख दिया। वही समय था जब उसे एहसास हुआ कि जो चीज उसके घर लाई गई है वो केवल किसी का खोया हुआ सामान नहीं है। ये कोई संकेत है, कोई संदेश, शायद कोई निशानी जिसे वो तीसरा आदमी ढूंढ रहा था, या फिर चोरों को इससे कोई काम था। और अगर ये दोनों नहीं, तो फिर ये बोरा और ये औजार रघुवीर तक पहुंचा किस लिए? उसी समय बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। गांव का कुत्ता शेरा था, जो बेवजह नहीं भौंकता था। उसकी भौंक इतनी तीखी थी कि साफ लग रहा था कि उसने किसी अनजान की गंध पकड़ी है। रघुवीर खिड़की से झुककर देखने लगा। शेरा आंगन के कोने में खड़ा था और लगातार उसी जगह भौंक रहा था जहां पिछली रात तीसरी परछाई लुकी थी, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक शेरा एक कदम पीछे हटा, जैसे उसे कोई दिखाई न देने वाली चीज ने डराया हो। उसका शरीर कांप गया और वो सिर झुकाकर पीछे हट गया। रघुवीर ने ऐसा कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके मन में एक और विचार आया कि कहीं उस तीसरे आदमी ने अपना बोरा अपने आप नहीं गिराया हो, कहीं उसने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ा हो, जैसे वो चाहता हो कि रघुवीर उसे ढूंढे, खोले, समझे। पर क्यों? रघुवीर का चोरों से क्या लेना देना था? वो एक साधारण दर्जी था, सुई, धागा, कपड़ा और जिंदगी। उसके पास ऐसा क्या था जो इन तीनों परछाइयों को उसकी तरफ खींच रहा था? वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र मेज पर रखी उस छोटी लकड़ी की पेटी पर गई जो बोरे में मिली थी। वो पेटी टूटी हुई थी, किनारे पर खरोचें थीं, लेकिन पेटी का ढक्कन अंदर से बंद था, जबकि बाहर उसका ताला टूटा हुआ था। ये बात अस्वाभाविक थी। उसने धीरे से पेटी उठाई। वो हल्की थी, इतना हल्की कि उसके अंदर कोई भारी चीज नहीं हो सकती थी, लेकिन पेटी को हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे भीतर कुछ हल्का हिला हो। उसके हाथ ठिठक गए। उसने गहरी सांस ली और पेटी को धीरे धीरे खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, एक हल्की सी सुगंध कमरे में फैल गई, जैसे किसी बहुत पुराने कागज या धूल भरी किताब से आती है। पेटी के भीतर सिर्फ एक चीज थी, एक सफेद तिकोना कपड़ा, और उस पर वही गोल निशान बना था जो चिट्ठी पर था, लेकिन इस बार निशान ताज़ा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। कपड़े के किनारे पर हल्की सी लाल रेखा थी। ये किसी के लिए संकेत नहीं था, ये सीधा किसी को बुलावा था। और तभी हवा फिर से तेज हुई। खिड़की खुद बहुत चर्र से बंद हो गई। रघुवीर चौंककर पीछे हट गया। कपड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और उसमें बना निशान ऐसे चमका जैसे किसी ने लाल चिंगारी फेंकी हो। रघुवीर समझ गया,
चोरों से ज्यादा खतरनाक तो वो तीसरा आदमी है और उसका खेल अभी शुरू हुआ है। रघुवीर ने घर के अंदर फैली उस अजीब खामोशी को महसूस किया, जैसे दीवारों में भी कोई अनकही बात कैद हो। वो तिकोना कपड़ा, उस पर चमकता गोल निशान और खिड़की का अपने आप बंद हो जाना, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे कि पिछली रात की घटना कोई साधारण चोरी नहीं थी। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो अब रघुवीर की जिंदगी के चारों तरफ धीरे धीरे जाल बनाकर फैल रहा था। वो मेज के पास दबे कदमों से गया और कपड़े को फिर से उठाकर गौर से देखा। कपड़ा मुलायम था, लेकिन उस पर लगी हल्की लाल रेखा सूख चुकी थी, जैसे वो किसी चीज या किसी व्यक्ति का हिस्सा रही हो। रघुवीर जितना देखता उतना ही उलझन बढ़ती। उसे लग रहा था कि ये कपड़ा चोरों के लिए भी नहीं छोड़ा गया था, ये खास उसी के लिए था। शाम होते होते वो बेचैनी और बढ़ने लगी। दिन भर उसकी नजरें बरामदे, दरवाजे और खिड़कियों पर लगी रहीं। गांव वाले अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी ला रही थीं, पर रघुवीर को उनके चेहरों में कोई सामान्यता नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजरें उसे घर से बाहर कदम रखने से पहले ही भेद लेती हों। 2-3 बार उसने सोचा कि ठाकुर के आदमी को बताने जाए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर बार उसका मन रुक जाता। वो किसी को क्या बताए कि उसके घर की हवा अचानक ठंडी हो गई, कि एक बोरे में धातु का अजीब औजार मिला, या कि उसने एक ऐसी परछाई देखी जो जमीन पर वजन छोड़कर चलती ही नहीं थी। ये सब बातें उसे खुद ही अविश्वसनीय लग रही थी। शाम ढलते ढलते आकाश में हल्की लाली फैलने लगी, पर रघुवीर को सूर्यास्त भी आश्वस्त नहीं कर रहा था। उसका दिल साफ कह रहा था कि आज रात कुछ और बड़ा होने वाला है। चोरों की हरकतें और उस तीसरे आदमी की उपस्थिति दोनों मिलकर एक ऐसा खेल बना रहे थे जिसका केंद्र वो खुद बन चुका था। जैसे ही आसमान में अंधेरा गहराने लगा, रघुवीर ने जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीं, पर एक खिड़की के भीतर से बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ, चोर पिछले वाले कमजोर मूर्ख नहीं थे। वे फिर आएंगे और इस बार उस तीसरे आदमी के कारण उनकी चालें और बदली होंगी। रात के 10 बजते बजते पूरे घर में वही बेचैन करने वाली शांति भर गई, पर इस बार हवा की ठंडक का कारण तापमान नहीं था, ये किसी अदृश्य उपस्थिति की आहट थी। रघुवीर ने अपने कमरे की धीमी रोशनी में बैठकर उस धातु के औजार को हाथ में लिया। वो सोच रहा था कि क्या ये हथियार है, कोई संकेत या किसी ताले का हिस्सा। उसका दिमाग लगातार घूम रहा था और तभी उसने खिड़की के बाहर से आती हल्की सरसराहट सुनी। ये आवाज सामान्य नहीं थी, क्योंकि ये आवाज वहां से आई जहां जमीन पर कोई पत्ती ही नहीं थी। रघुवीर खड़ा हो गया। उसने खिड़की की झिर्री के बीच से झांका। दूर खेतों के किनारे 2 परछाइयां दिखाई दी। वे दोनों चोर थे, लेकिन आज उनकी चाल अलग थी। वे भाग नहीं रहे थे, वे डरे भी नहीं थे, बल्कि वे धीमे धीमे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो कुछ खोज रहे हों। उनके हाथ में इस बार बोरे या उपकरण नहीं, बल्कि लंबी लकड़ियां थीं जिनके सिरे तेज और पैने थे। ऐसा लग रहा था कि वे अब चुपके से चोरी नहीं करना चाहते, वे सीधे अंदर घुसकर वो चीज पाना चाहते हैं जो वे पिछली रात खोज नहीं पाए। रघुवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजे का कुंडा मजबूत किया। तभी एक गहरी, बहुत धीमी आवाज आई, ठक, जैसे कोई दीवार के दूसरी तरफ हाथ रखकर उसे परख रहा हो। रघुवीर ने सांस रोक ली। चोर उसके बरामदे तक पहुंच चुके थे, पर यह तो बस शुरुआत थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और पूरी खिड़की ऐसे कांपी जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। ये चोरों का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि वे बाहर बरामदे में खड़े थे। इस हवा के साथ एक और चीज आई, एक हल्की लेकिन बहुत साफ आवाज, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। पर वो इंसानी फुसफुसाहट नहीं थी, वो ज्यादा ठंडी थी, ज्यादा लंबी। रघुवीर का शरीर जम गया। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। दोनों चोर उसके घर के सामने खड़े थे, लेकिन वे किसी को नहीं देख रहे थे। वे खुद ही डर गए थे। उनकी आंखें किसी तीसरी दिशा में टिक रही थीं, घर के दाएं कोने पर, जहां कुछ भी नहीं था। चोरों में से एक ने कांपती आवाज में अपने साथी से कुछ कहा, पर अचानक उसके शब्द हवा में घुल गए, क्योंकि ठीक उसी जगह से, जहां चोर देख रहे थे, एक परछाई खड़ी थी। वही तीसरी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी, और वे चोरों को देख रही थी, रघुवीर को नहीं। चोर तुरंत पीछे हटे, लेकिन परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही, बेहद स्थिर और किसी गहरी दबी क्रोध से भरी हुई। अब रघुवीर को समझ आया, आज रात चोर उससे चोरी करने नहीं आए थे,
वे उस तीसरे आदमी से बचकर आए थे। और सबसे बड़ा सच ये था, इस खेल में अब शिकारी चोर नहीं थे, शिकारी कोई और था। और शिकार सिर्फ चोर नहीं थे, रघुवीर भी था। रात का समय ऐसा था कि सन्नाटा भी किसी अनचाही आवाज की तरह चुभ रहा था। रघुवीर खिड़की के पीछे खड़ा था और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि खुद उसे भी सुनाई नहीं दे रही थीं। बाहर दोनों चोर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं और उनके गले सूख रहे थे। पर यह सब देखकर भी रघुवीर को सबसे ज्यादा डर उस तीसरी परछाई से लग रहा था, जो घर के दाएं कोने पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। वो इंसान जैसी तो दिखती थी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी, कोई सांस नहीं, कोई हिलना नहीं, कोई शरीर का कंपन नहीं। वो बस खड़ी थी, जैसे बहुत पुराने लंबे समय से इंतजार करती हुई छवि हो। चोरों में से एक ने हिम्मत करके एक कदम पीछे लिया, पर उसने पैर रखते ही एक टूटी टहनी दबा दी। आवाज छोटी थी, पर रात की शांति में खट सी गूंज ऐसी सुनाई दी जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। वो परछाई अचानक हिली। हिलना भी कहो तो एक अजीब सा अस्वाभाविक झटका, जैसे वो हवा में तैरकर थोड़ी आगे बढ़ी हो। चोर के चेहरे पर मौत का डर उतर आया। उसने तुरंत अपनी लकड़ी उठाई और उसके सामने की ओर तान दी। पर यह हरकत इतनी बेमानी थी कि रघुवीर को खुद समझ में आ गया कि वो तीसरी परछाई इंसानी हमले से डरने वाली चीज नहीं है। पर उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुवीर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ा दी। वो परछाई चोरों पर झपटी नहीं, वो रघुवीर के घर की तरफ मुड़ी, धीरे से, बहुत धीरे से, जैसे उसे पता हो कि रघुवीर अंदर खड़ा देख रहा है। रघुवीर ने तुरंत खिड़की से हटकर दीवार से पीठ लगा ली। उसकी धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल उसके कानों में धड़क रहा हो। वो खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ डर है, पर उसका मन साफ कह रहा था, ये परछाई उसे ढूंढ रही है। चोर सिर्फ बीच के मोहरे थे, असल मकसद वही था जो बोरे में छोड़ा गया था, वही अंत में कपड़े पर बना निशान, और शायद वो औजार भी। रघुवीर ने दीवार की दरार से दोबारा बाहर देखने की कोशिश की और उसकी सांस हटक गई। परछाई अब घर की दीवार तक पहुंच चुकी थी। चोर धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, जैसे वे जानते हों कि अगला शिकार वे नहीं कोई और है। तभी बरामदे के लकड़ी के फर्श पर ठक की आवाज आई। रघुवीर का खून जैसे ठंडा हो गया। वो आवाज परछाई ने नहीं की थी, वो आवाज दरवाजे से आई थी। किसी ने बहुत धीरे, बहुत सधी हुई ताकत से दरवाजे पर नॉक किया था। रघुवीर को लगा कि उसके पैरों में कोई वजन नहीं बचा है। ये कैसी हरकत थी? चोर कभी इतनी शांति से दरवाजा नहीं खटखटाते। और वो तीसरा आदमी, वो तो दिखने में भी इंसान नहीं लगता था। फिर ये दस्तक किसकी थी? और क्यों इतनी शांत, इतनी संतुलित, जैसे किसी को पूरा यकीन हो कि अंदर वाला दरवाजा जरूर खोलेगा। दूसरी दस्तक आई, इस बार थोड़ी लंबी पर उतनी ही ठंडी। ठक ठक ठक। रघुवीर ने दीवार पकड़कर खुद को संभाला। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुना। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसकी सांस भी नहीं सुनाई दे रही थी। पूरा वातावरण सिर्फ इस इंतजार से भरा था कि रघुवीर क्या करेगा। उसी समय चोरों की घबराई हुई आवाज आई, भाग चल, ये यहाँ क्यों रुका है? क्योंकि ये इसके लिए आया है, हमारे लिए नहीं। ये सुनकर रघुवीर का दिल झटके से धड़क उठा। परछाई उसके लिए आई थी। दो चोर पिछले रात कुछ खोज रहे थे, कुछ ऐसा जो इस रहस्यमयी तीसरे को चाहिए था, पर शायद वे उसे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए अब वो खुद रघुवीर के दरवाजे पर खड़ा था। तीसरी दस्तक पहले से धीमी थी, बहुत धीमी, ऐसी धीमी कि उससे ज्यादा डरावनी आवाज और कुछ नहीं हो सकती थी। ठक, बस एक ही, और फिर दरवाजा अपने आप थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेला गया। कुंडी लगी हुई थी, फिर भी दरवाजा थोड़ा हिला, जैसे बाहर वाला कह रहा हो, मैं अंदर आ सकता हूं, बस तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं यहां हूं। रघुवीर के पैर कांप गए। उसने कमरे की हवा में कुछ महसूस किया, एक ठंडी, स्थिर उपस्थिति। और तभी अचानक वो बोरा जो उसने कोने में रखा था खुद ब खुद हिल गया। बोरे के अंदर कुछ जाग रहा था, या फिर किसी को पता चल गया था कि रघुवीर ने उसमें से क्या क्या देखा है। रघुवीर समझ गया, अब पीछे वापसी नहीं है। ये साधारण चोरी की कहानी नहीं, ये एक पीछा है, और पीछा अब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दोनों चोर, राठौड़ और काशी, रात की उस अधूरी सफलता से ही एक दूसरे के भीतर धीरे धीरे जहर उतार रहे थे। लौटते वक्त उनके कदमों की चाल अलग अलग थी। एक के पैरों में बेचैनी, दूसरे के दिल में शक। चांदनी कम थी, पर उतनी थी कि उनके चेहरों पर उभरती खींच को साफ देखा जा सके। रास्ते में पड़ी सूखी पत्तियां उनके नीचे किसी पुराने कागज की तरह टूटती जा रही थी, और हर चरमराहट जैसे एक नए शक को जन्म दे रही थी।
दोनों जानते थे कि दर्जी से मिला हर सुराग अब उनके बीच एक नई दरार पैदा कर रहा है, और ये दरार छोटी नहीं, गहरी थी, इतनी गहरी कि उसमें किसी एक की जान भी गिर सकती थी। राठौड़ अचानक रास्ते में रुक गया। काशी ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर साफ उभरा था। तू कुछ छुपा रहा है? राठौड़ ने तीखी आवाज में पूछा। पहली रात दर्जी ने तुझे क्या कहा था, सच बता। काशी पल भर को चौंका। उसने सोचा था कि राठौड़ थोड़ा भोला है, पर वो इतना भी मूर्ख नहीं था कि बुना हुआ हर धागा समझ ना पाए। धीमे स्वर में काशी बोला, कुछ नहीं कहा था। उसके शब्द पतले थे जैसे बिना हिम्मत के खड़े हों। लेकिन राठौड़ ने उसकी आंखों में देखा, और वहीं उसे जवाब मिल गया। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा ऐसा छाया कि सिर्फ उनकी धड़कनें जमीन पर गिरती सुनाई दे रही थीं। काशी को लगा मामला खराब है, इसलिए उसने बात संभालने की कोशिश की। देख राठौड़, मुझे भी लग रहा है कि दर्जी खेल कर रहा है। उसने हमें अलग अलग कुछ कहा होगा ताकि हम लड़ पड़ें, ये उसका तरीका है। लेकिन राठौड़ उसकी बातों में नमी नहीं, बल्कि चालाकी महसूस कर रहा था। उसने एक कदम पास आकर काशी के कंधे पर हाथ रखा, पर उस हाथ में दोस्ती नहीं, भरोसे की आखिरी परत को परखने वाला वजन था। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो दर्जी के बाद पहला काम होगा तुझे खत्म करना। काशी ने अंदर ही अंदर गुस्सा महसूस किया, मगर अभी वो उसे बाहर नहीं फोड़ सकता था। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते रहे, जैसे दो शिकारी ये तय कर रहे हों कि हमला कौन पहले करेगा। लेकिन दोनों जानते थे कि अकेले दर्जी को पकड़ना नामुमकिन है। उन्हें मजबूरी में साथ रहना था। ये साझेदारी भरोसे की नहीं, जरूरत की थी, और यही उसे और खतरनाक बनाती थी। कुछ देर बाद वे फिर चलने लगे, लेकिन उनके बीच वो पुरानी चोरी वाली हंसी, वो हल्की फुल्की दोस्ती, वो हम दोनों एक हैं वाला एहसास सब खत्म हो चुका था। अब हर कदम पर एक दूसरे की जासूसी थी। काशी हर कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर राठौड़ को देख लेता, और राठौड़ हर मोड़ पर यह सोचता रहता कि काशी कब उसके खिलाफ दर्जी का कोई छुपा खेल खेलेगा। उनकी चाल में शक शामिल हो चुका था, और उनके दिलों में डर। सबसे दिलचस्प ये था कि दर्जी ने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था। असली खेल वो सिर्फ उनकी मनोवृत्ति में चला गया था, जहां उसने ना सुई चलाई थी ना धागा। फिर भी दोनों चोरों के दिमाग को ऐसे तांके लगा दिए थे कि वो धीरे धीरे भीतर से फटने लगे थे। दर्जी जीत रहा था, और वो भी बिना सामने आए। जैसे जैसे वे रात में आगे बढ़ते गए, दोनों को एहसास होने लगा कि ये सिर्फ दर्जी बनाम दो चोर नहीं रहा, ये अब दो चोर बनाम एक दूसरे बन चुका था। और कभी कभी ऐसी लड़ाई सबसे खूनी होती है। सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दर्जी ने अपनी झोपड़ी के पीछे की उस पुरानी दीवार पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली। रात भर की घटनाओं ने उसके मन में एक उलझन पैदा की थी, पर वो उलझन डर की नहीं, एक अजीब सी तैयारी की थी, जैसे कोई पुराना खिलाड़ी अपने सबसे बड़े दांव से पहले चुपचाप अपने औजार चमका रहा हो। झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा कोना था जिसे गांव वाले सदियों से बेकार समझते आए थे, लेकिन दर्जी जानता था कि ये जगह कितनी काम की है। उसने मिट्टी को हल्के से हटाया और नीचे छिपा वो पत्थर का टुकड़ा बाहर निकला, जो एक गुप्त दरवाजे जैसा काम करता था। ये दरवाज़ा पुरखों की देन था, और गांव में शायद सिर्फ वही था जो इसकी मौजूदगी जानता था। पत्थर हटते ही नीचे हल्की सी सीढ़ियां दिखाई दीं, नीची, टेढ़ी और पुरानी। दर्जी धीरे से नीचे उतरा। वहां एक अंधेरा कमरा था जिसमें कई चीज़ें वर्षों से रखी थी। पुराने लकड़ी के ढांचे, चमड़े की पोटलियां, टूटे औजार, और सबसे खास एक काली पेटी। ये पेटी उसके दादा ने उसे दी थी और कहा था, इसमें जो है उसका इस्तेमाल तभी करना जब ज़रूरत सच में जानलेवा हो। दर्जी ने आज उसी पेटी को खोला। उसमें कुछ खास औजार, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, कुछ विशेष गांठें बांधने के धागे और एक नक्शा था। वो नक्शा जो उसकी झोपड़ी, खेतों की सीमाएं और चारों दिशाओं में छुपे हुए रास्तों को दिखाता था। इस नक्शे का एक छोटा कोना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर एक हिस्सा छुपाया हो। दर्जी ने उसे ध्यान से देखा और हल्का सा मुस्कुराया। खेल तो अब शुरू होगा, उसने धीमे से कहा। वो ऊपर आया और मिट्टी फिर से समतल कर दी, ताकि कोई देख भी ले तो उसे कोई फर्क न दिखे। जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कोई दूर से उसे देख रहा है। उसकी नजरें तुरंत तनी। उसने आंखें मिचमिचाकर चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। पेड़ खड़े थे, हवा स्थिर थी और सन्नाटा एकदम साफ। पर उसके दिल में ये चुभन बैठ गई कि कोई था, कोई जो उसे टटोल रहा था। दर्जी ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया और अंदर चला गया, लेकिन उसकी चाल में कुछ और था, चौकन्नापन और एक तैरती हुई शंका कि चोरों ने उसकी झोपड़ी के आसपास ताक झांक शुरू कर दी है। उधर दूसरी तरफ राठौड़ और काशी दोनों चुपचाप अलग अलग दिशा से दर्जी की झोपड़ी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से ये बात नहीं कही थी, लेकिन दोनों अपने अपने शक की वजह से अकेले ही दर्जी के राज जानने निकल पड़े थे। राठौड़ ने झाड़ियों के पीछे से झोपड़ी की दीवारों को देखा और उसके नज़र में आया पीछे की मिट्टी थोड़ी ढीली लग रही है।
इससे उसका शक गहरा गया कि दर्जी कुछ छिपा रहा है। उसने धीरे से मिट्टी को छुआ, थोड़ा खोदा, पर तभी उसे पास में एक टहनी टूटने की आवाज आई। वो तुरंत पीछे हट गया और पेड़ की ओट में छिप गया। उसी वक्त दूसरी दिशा से काशी आया और वही जगह देखने लगा। ये देखकर राठौड़ के चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभरी। तो ये अकेला ही आया है, उसने सोचा, लेकिन वो जानता था कि अभी बाहर निकलना ठीक नहीं। काशी झुककर मिट्टी को सूंघने लगा, जैसे कोई शिकारी आवाज और निशान से शिकार को पहचान लेता है। उसकी आंखें सिकुड़ी और वो बुदबुदाया, दर्जी कुछ बड़ा छुपा रहा है और अब मैं जानूंगा कि क्या। दर्जी दूर खिड़की से ये सब देख रहा था। वो जान चुका था कि दोनों चोर अब अलग अलग चाल चल रहे हैं और ये बात उसके लिए सबसे फायदेमंद थी। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे उसने यही चाहा हो कि दोनों चोर एक दूसरे से अलग होकर लड़ाई में उतरें। वो बिना कोई आवाज किए अंदर गया, मेज पर रखा एक छोटा पैकेट उठाया और धीरे से बाहर निकल गया, बिल्कुल पीछे के रास्ते से, जिसका पता न राठौड़ को था न काशी को। दर्जी की चाल शुरू हो चुकी थी और ये चाल ऐसी थी जो न चोर समझ सकते थे और न रोक सकते थे। दोपहर ढल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे किसी अनदेखी आंधी ने पूरे माहौल को किसी खामोश चेतावनी से भर दिया हो। दर्जी धीरे धीरे गांव से बाहर की पगडंडी पर चल रहा था। हाथ में वही छोटा पैकेट था जिसे वो अपनी झोपड़ी से चुपचाप निकाल कर गया था। उसका चेहरा सामान्य था, चाल भी शांत, लेकिन आंखों में एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी समझ ले। आज वो किसी बहुत बड़े मोड़ पर कुछ प्लान कर रहा है। पगडंडी के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और उनमें दर्जी का एक शांत चेहरा ऐसे मिल रहा था जैसे वो इस अंधेरे का हिस्सा बन चुका हो। उधर दूसरी तरफ राठौड़ अपने दिमाग में हर शक को जोड़ रहा था। उसे ये समझ आ चुका था कि दर्जी को पकड़ने का ये खेल सीधा नहीं है। जिस तरह मिट्टी ढीली थी, जिस तरह दर्जी ने पहली 2 रातों को उनसे अलग अलग बातें की, जिस तरह वो कोई भी भाव बाहर नहीं आने देता, राठौड़ के दिल में एक डर सा बैठता जा रहा था। चोर बहुतों को लूट चुके थे, लोगों को बेवकूफ बना चुके थे, लेकिन दर्जी जैसा दिमाग शायद ही कभी मिला था। वो पेड़ के पीछे छिपा खड़ा राठौड़ उस पगडंडी को घूर रहा था जिस पर कुछ देर पहले ही दर्जी गया था। उसकी नजरें पैरों के निशान तक पहुंचती और वो धीमे स्वर में बोला, यह आदमी शांत है पर अंदर से तूफान। काशी भी पीछे नहीं था। वो दर्जी के चले जाने के बाद छिपते छिपाते उसकी झोपड़ी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसकी चाल में वो महीन खामोशी थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई आदमी अपनी जान हथेली पर लेकर किसी राज को उजागर करने निकलता है। वो बड़े ध्यान से खिड़की की झिर्री से अंदर झांकता, कभी दीवारों के बीच कान लगाकर सुनता और हर बार नई उलझन के साथ पीछे हट जाता। दर्जी ने सब कुछ साफ सुथरा छोड़ा था, लेकिन इतनी सफाई भी कभी कभी शक पैदा कर देती है। काशी धीरे से बुदबुदाया, इतना सीधा तो कोई नहीं होता, कहीं भीतर कोई और रास्ता है। अचानक उसकी नज़र झोपड़ी के पीछे वाले कोने पर गई, वही ढीली मिट्टी वाला हिस्सा। लेकिन इस बार वो सावधान था। उसने मिट्टी हटाई नहीं, बस उसमें उंगलियां हल्के से फेरी। मिट्टी नरम थी और उसमें एक बहुत पतला, लगभग अदृश्य सा निशान था, ऐसा जैसे उसे जानबूझकर मिटाया गया हो। काशी ने आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। दर्जी, तू जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो तुरंत समझ गया कि दर्जी किसी छुपे हुए रास्ते का उपयोग कर रहा है। उसे राठौड़ को कॉल नहीं करनी थी। वो अकेले ही ये राज पाना चाहता था ताकि अगर कहीं कोई कीमती चीज मिले तो उसे अकेले खा सके। लेकिन काशी को नहीं पता था कि राठौड़ दूर से उसकी हर हरकत देख रहा है। दोनों अपने अपने दिमाग में एक ही आदमी को मात देने पर तुले हुए थे और इस चक्कर में वे खुद एक दूसरे के खिलाफ जाल बुन रहे थे। जैसे ही काशी झोपड़ी के पीछे के किनारे से दूर हटने लगा, अचानक धूप का एक तिरछा टुकड़ा उसकी आंखों पर पड़ा और उसने देखा जमीन पर एक हल्की छाया हिलती हुई। वो चौंका और पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हवा थी या कोई आदमी। उसकी रगों में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने एक आखिरी बार झोपड़ी को देखा और धीरे से फुसफुसाया, दर्जी, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। दूसरी ओर दर्जी पगडंडी पार करके एक ऊंची चट्टान के पास पहुंच चुका था। उसने चारों ओर देखा, फिर झुककर जमीन पर एक खास जगह पर हाथ रखा। वहां मिट्टी के नीचे छोटे छोटे पत्थर दबे हुए थे और जब उसने उन्हें हटाया, एक पुराना नक्शा बाहर आ गया। ये वही नक्शा था जिसका एक कोना फटा हुआ था। उसने पैकेट खोलकर उसमें से वही फटा हुआ हिस्सा निकाला और दोनों टुकड़ों को बिल्कुल सावधानी से जोड़ दिया। जैसे ही नक्शा पूरा हुआ, उस पर एक नया रास्ता उभर आया, झोपड़ी से दूर जाता हुआ, जंगल की तरफ मुड़ता हुआ और फिर किसी पुरानी गुफा तक पहुंचता हुआ। दर्जी नक्शे को देखकर मुस्कुराया। यही है असली जगह, और वहां पहुंचने से पहले दोनों चोर एक दूसरे को ही काट खा जाएंगे। ये नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं था, ये दर्जी की असली योजना की शुरुआत थी।
उसकी चाल केवल बचने की नहीं थी, बल्कि चोरों को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा मोड़ देने की थी जहां से वापसी मुमकिन ना हो। और इसी बीच दूर जंगल के किनारे वही परछाई फिर से हिली, लेकिन इस बार वो परछाई दर्जी की नहीं थी और ना ही किसी जानवर की। कोई तीसरा खिलाड़ी इस खेल में चुपचाप उतर चुका था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी मौजूदगी अभी किसी को पता नहीं थी। शाम के बाद का समय था। हवा में एक ठंडा कंपन था जो पत्तियों को हल्के हल्के हिलाता और किसी अनजानी चेतावनी की तरह फैलता जा रहा था। जंगल के किनारे वो पुरानी पगडंडी थी जिसे गांव वाले अक्सर अवॉइड करते थे, क्योंकि वहां हमेशा कुछ गलत महसूस होता था, जैसे कोई किसी को देख रहा हो, जैसे पेड़ों के पीछे कोई रूहानी परछाई ठहरी हो। इसी रास्ते से दर्जी आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में पूरा हुआ नक्शा था और आंखों में एक गहरी योजना की चमक। वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं बल्कि उद्देश्य था। अचानक उसने कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज सुनी, बैल की छोटी सी घंटी की टन टन। वो थम गया। कोई बैल इस ओर नहीं आता था। गांव की सरहद इससे मीलों दूर थी। जंगल के इस हिस्से में बैल होना असंभव था। घंटी की वो आवाज शुरू में धीमी थी, फिर एक पल के लिए तेज हुई और अचानक हवा में विलीन हो गई, जैसे कोई उसे अपने साथ खींच कर ले गया हो। दर्जी की नजरें तुरंत तनी। यह आवाज असली थी या किसी इंसान द्वारा पैदा की गई थी, उसे समझ नहीं आया, पर वो ये जरूर समझ गया कि आज जंगल में वो अकेला नहीं है। राठौड़ इस वक्त दर्जी के पीछे पीछे उसी पगडंडी पर आया था, लेकिन दर्जी को इसका अंदाजा नहीं था। राठौड़ ने बैल की घंटी की वही आवाज दर्जी से कुछ सेकंड पहले सुनी थी। उसका दिल धड़क कर एक पल के लिए रुक सा गया था, क्योंकि उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई थी। जब वो चोरी करना सीख रहा था, तब उसके गुरु कहा करते थे कि घंटी की आवाज अगर बिना जानवर के सुनाई दे तो समझ लेना कोई देख रहा है। इस याद ने उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। वो पेड़ के पीछे झुक गया और बड़े ध्यान से दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे केवल हवा में तैरते पत्ते और धुंधली रोशनी दिखाई दी। कौन है वहां? उसने धीमे से फुसफुसाया, मगर जवाब में सिर्फ जंगल की खामोश सांसें मिली। दूसरी तरफ काशी भी जंगल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी दिशा कुछ अलग थी। वो झोपड़ी के पीछे के सुराग से निकला था और अंदाजे से रास्ता चुन रहा था। उसकी आंखें चील जैसी तेज और उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। उसे रास्ते में कुछ अजीब निशान मिले थे, छोटे गोल, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। काशी उन निशानों के पीछे पीछे चलता रहा और तभी उसने भी वही घंटी की टनटन सुनी। शुरुआत में उसे लगा कि ये कोई पुरानी याद है, लेकिन जैसे ही वो आवाज दूसरी बार गूंजी, वो ठिठक गया। ये कोई इशारा दे रहा है, उसने बुदबुदाया। अब तीनों, दर्जी, राठौड़ और काशी, अलग अलग दिशा से उसी केंद्र की ओर बढ़ रहे थे जहां नक्शे की गुफा थी। लेकिन सबसे दिलचस्प ये था कि तीनों को किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही थी। पर वो तीसरा कौन था? जंगल में हवा भारी होती जा रही थी, जैसे सब कुछ किसी अजनबी हाथ द्वारा तय किया जा रहा हो। पेड़ स्थिर थे, लेकिन उनके बीच से गुजरती कोई हल्की परछाई कभी-कभी बहुत तेज महसूस होती, जैसे कोई इंसान तेजी से चल रहा हो पर दिख नहीं रहा हो। दर्जी ने नक्शा को फिर खोला और चट्टानी रास्ते से मुड़कर एक पतली पगडंडी पर गया, जो धीरे धीरे नीचे उतरते हुए गुफा की दिशा में जाती थी। उसे बिल्कुल पता था कि चोर उसे ढूंढते ढूंढते यहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो ये भी जानता था कि यहां वो अकेला नहीं रहेगा। वो रुककर हवा की दिशा को सुनने लगा और अचानक उसे एक बहुत ही धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने जानबूझकर अपने कदमों को धीमा किया हो। वो समझ गया कि राठौड़ करीब है। उधर राठौड़ दर्जी को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे काशी की आवाजें जरूर सुनाई दे रही थीं। काशी एक झाड़ी में फंसकर बुरा सा चिढ़कर बोला, साला यहां कैसे अटक गया? वो आवाज हवा के साथ राठौड़ तक पहुंची और राठौड़ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। अच्छा, तो ये भी यहां तक आ ही गया, उसने धीरे से कहा। धीरे धीरे माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसे तीनों एक ही जगह पहुंचने वाले हों, पर अलग अलग सोच और इरादों के साथ। और ऊपर शाखाओं पर वो परछाई अभी भी हिल रही थी, ठहरी हुई नहीं, बल्कि जैसे वो सबको उनकी मंजिल की ओर धकेल रही हो। वो कौन था? क्यों घंटी की आवाज उसका संकेत थी? और क्यों वो दर्जी, काशी और राठौड़ तीनों को एक ही जगह ले जा रहा था? ये जंगल अब सिर्फ रास्तों का नहीं था, ये अब किसी की चौपड़ बन चुका था, जिसमें गोटियां 3 थीं और चौथा खिलाड़ी अभी सामने आए बिना खेल चला रहा था। रात का अंधेरा अब जंगल की हर शाखा और पत्ते पर छाया हुआ था। हवा में हल्की नमी थी और हर कदम के साथ जमीन से उठती ठंडी धूल ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था,
दर्जी नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में नक्शा और पैकेट था, लेकिन उसके कदमों की चाल अब केवल गति नहीं बल्कि सोच का प्रतीक बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि राठौड़ और काशी अब बेहद करीब हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पता नहीं कि वो किस मोड़ से आगे बढ़ा। यही दर्जी का खेल था, उन्हें अपनी चाल समझने से पहले ही पीछे छोड़ देना। राठौड़ धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ रहा था। हर पत्ते की सरसराहट उसकी आंखों में चमक पैदा कर रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। दर्जी ने उन्हें लगातार भ्रम में रखा, और अब जंगल की ठंडी हवा, टूटते टहनियों की आवाज और हर हल्की हलचल उसकी मानसिक स्थिति पर दबाव डाल रही थी। वो बुदबुदाया, अगर इसे पकड़ना है तो अब सब कुछ जोखिम पर है। काशी, जो अलग दिशा से जंगल में घुसा था, वो भी हर कदम पर सावधानी बरत रहा था। वो मिट्टी के हर निशान को देख रहा था, हर हल्की सरसराहट को महसूस कर रहा था। उसके मन में साफ था कि दर्जी अब किसी छुपे हुए रास्ते पर जा चुका है। उसे जंगल का हर पत्थर, हर झाड़ी अपनी आंखों से देखी हुई दिशा में बदलती हुई लग रही थी। हर कदम पर एक नई उलझन और नई संभावना खुल रही थी। दर्जी ने अचानक एक छोटी चट्टान के किनारे से झांक कर देखा। उसकी आंखों में चमक थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान। उसने पैकेट से वही औजार निकाला जो झोपड़ी में रखे नक्शे के साथ मिला था। ये औजार साधारण लोहे का नहीं था। छोटे छोटे नुकीले टुकड़े, धातु की हल्की चमक और एक विशेष प्रकार के धागे से बना था। उसने उसे तैयार किया और चट्टान के पीछे छिपकर गहरी सांस ली। उधर राठौड़ और काशी भी अब गुफा की दिशा में बढ़ रहे थे। हर मोड़ पर जंगल का अंधेरा उनकी चाल को धीमा कर रहा था। उनके दिमाग में केवल दर्जी और उसके रहस्य की तस्वीर घूम रही थी। अचानक राठौड़ की नज़र जमीन पर बिखरे निशानों पर पड़ी। छोटे छोटे धब्बे, हल्की खरोंचें और मिट्टी में कुछ हल्की दबाव वाली लाइनें। उसने तुरंत समझ लिया कि ये दर्जी के कदम नहीं हैं, ये कोई तीसरा निशान है। काशी ने भी वही महसूस किया। वो धीमे से बुदबुदाया, कोई और है, ये दर्जी नहीं कर सकता। उनके दिमाग में डर ने जगह बना ली। अब खेल केवल चोर बनाम दर्जी नहीं था, अब ये 3 पक्षियों का खेल बन चुका था, जिनमें से एक अज्ञात खिलाड़ी पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा था। दर्जी ने चुपचाप गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके कदम इतने शांत और सटीक थे कि जंगल में कोई हलचल नहीं हुई। उसे पता था कि बाहर कोई देख रहा है, लेकिन वो अपनी चाल में इतना भरोसेमंद था कि किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि वो कहाँ जाएगा। उसने पैकेट में से नक्शे के फटे हिस्से को देखा और उसे जोड़कर आखिरी दिशा पकड़ी। गुफा के पास पहुंचते पहुंचते उसे वही घंटी की हल्की आवाज फिर सुनाई दी। अब ये केवल संकेत नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा कि गुफा के सामने हल्की धुंध में कुछ परछाई हिल रही है। ये वही तीसरी परछाई थी जो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि मानो वो तीनों को खेल में उलझाने के लिए खड़ी हो। राठौड़ और काशी गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए, पर दोनों की सांसें फंस रही थीं। राठौड़ ने फुसफुसाया, ये आदमी हमें चकमा दे रहा है। और वो तीसरा खिलाड़ी। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि परछाई की हल्की सी हरकत ने सारी आवाजें दबा दीं। दर्जी ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ उसकी योजना के अनुसार था। तीनों के कदम गुफा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें केवल चालाकी, धैर्य और साहस ही काम आने वाला था। और गुफा के भीतर छिपा हुआ वो रहस्य जो अब तक अज्ञात था, जल्द ही सबके सामने आने वाला था। गुफा की ठंडी हवा जैसे रघुबीर की धड़कनों को भी ठंडा कर रही थी। दरवाज़ा छोटा और धुंधला था, ऊपर से ढकी मिट्टी और नीचे से हल्का पत्थर। दर्जी कदम दर कदम अंदर बढ़ा। उसके हाथ में नक्शा और पैकेट था, पर हर कदम सोच समझकर, धीमे और सटीक। उसने महसूस किया कि राठौड़ और काशी अब बिल्कुल नज़दीक हैं, पर इस बार कोई भी हलचल उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। इसलिए हर आवाज़, हर सांस, हर हल्की खरोंच का ध्यान उसने रखा। भीतर का अंधेरा घना और गहरा था। दरवाजे से भीतर आते ही मिट्टी की खुशबू, पुरानी गुफा की नमी और कहीं न कहीं पानी की बूंदों की आवाज़ ने माहौल को जीवंत कर दिया। दर्जी ने पैकेट खोला और उसमें से छोटे लोहे के औजार, धागे और फटे नक्शे का हिस्सा निकाला। हर चीज़ की जगह उसने ध्यान से जांची। उसे पता था कि अगर कोई कदम गलत पड़ा तो राठौड़ या काशी तुरंत इसे पकड़ लेंगे, और वही खेल की खूबी थी। उन्हें लगता था कि वे उसकी चाल समझ रहे हैं, पर असली चाल अब भीतर ही छुपी थी। राठौड़ और काशी धीरे धीरे गुफा के बाहर पहुंचे। उन्हें बाहर की अंधेरी छाया में दर्जी के कदम दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन दोनों ने वही घंटी की हल्की आवाज़ सुनी। ये अब संकेत नहीं, चेतावनी बन चुकी थी। राठौड़ ने धीरे से कहा, ये आदमी हमें बेतरतीब कर रहा है, और उस तीसरी परछाई का क्या कहना?
काशी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, बस अब धैर्य रख। जहां से हमें लगता है वो निकलेगा, वहीं से हम उसके खेल का जवाब देंगे। गुफा के भीतर दर्जी ने पैकेट के औजारों से एक छोटी ट्रैप तैयार की। ये साधारण नहीं थी। छोटे लोहे के गुंक, धागों से बनी जालियां और छोटी खटखटाहट पैदा करने वाले उपकरण। उसने इसे ध्यान से एक जगह पर रखा जहां किसी की चाल केवल एक झुककर देखने से पकड़ी जा सके। उसके हाथों की हल्की कंपन में वही आत्मविश्वास था जो केवल अनुभवी चालबाजों में होता है। भीतर का रास्ता संकरा और टेढ़ा था। हर मोड़ पर गुफा की दीवारें नमी से भरी, ठंडी और घनी थीं। दर्जी ने धीमी सांस ली और खुद से कहा, अब ये खेल असली हो गया है। राठौड़ और काशी दोनों को एक साथ बाहर निकालना होगा, या नहीं तो वे दोनों मेरे जाल में फंसेंगे। उसने नक्शे पर आखिरी दिशा को ध्यान से देखा और कदम बढ़ाया। राठौड़ और काशी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। दोनों ने आपस में आंखें मिलाईं, समझते हुए कि अब वे अकेले नहीं हैं। कोई तीसरा खिलाड़ी मौजूद था, जिसकी पहचान अभी किसी को नहीं थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े, लेकिन हर कदम पर उनकी सावधानी बढ़ती गई। अंदर हर हल्की खरोंच, हर पत्थर की आवाज और हर झाड़ी की सरसराहट उनके दिमाग में एक चेतावनी की तरह गूंज रही थी। दर्जी ने आखिरी मोड़ पार किया और सामने की बड़ी चट्टान के पास रुक गया। उसने ट्रैप को अंतिम रूप दिया, पैकेट बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ देखा कि बाहर गुफा में दोनों चोर एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं। अब उन्हें अपनी चाल समझने का समय नहीं था। राठौड़ ने पहला कदम रखा और तभी ट्रैप ने हल्की खटखटाहट पैदा की। काशी पल भर के लिए थम गया। राठौड़ को शक हुआ। गुफा के भीतर दर्जी अब देख सकता था कि उसके जाल ने काम करना शुरू कर दिया है। उसकी योजना ये थी कि दोनों चोर खुद ही उलझ जाएं, और वो तीसरी परछाई जो अब बाहर से उनकी हर हलचल पर नजर रख रही थी, धीरे धीरे अपने रहस्यमयी खेल की ओर कदम बढ़ा रही थी। अचानक गुफा के भीतर हल्की हवा का झोंका आया और एक अजीब सी आवाज गूंजी। ये न कोई इंसानी आवाज थी, न पशु की। ये सदा सुनाई देने वाली चेतावनी की तरह थी। राठौड़ और काशी अब पूरी तरह डर के साए में थे। उनके कदम जड़ हो गए, पर दर्जी के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। ये खेल अब सिर्फ शिकार बनाम शिकारी नहीं रह गया था। ये अब तीन चालबाजों की मौत और जिंदगी का खेल बन चुका था। गुफा के भीतर अंधेरा अब हर तरफ फैल चुका था। दीवारों की नमी, ठंडी हवा और खांसते पानी की हल्की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। दर्जी ने नक्शा अपनी आंखों के सामने रखा, पैकेट को हाथ में थामे और हर कदम सोच समझकर बढ़ाया। गुफा का रास्ता संकरा और टेढ़ा था, लेकिन दर्जी को हर मोड़ का पता था। उसकी चाल इतनी सटीक थी कि बाहर खड़े राठौड़ और काशी को भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कहां से आगे बढ़ा। राठौड़ और काशी गुफा के मुहाने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़े। हवा में हल्की खटखटाहट और पत्तियों के सरसराहट उनके दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। राठौड़ ने फुसफुसाया, देख, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। काशी ने सिर हिलाया और आंखें चौड़ी कर लीं। हाँ, ये दर्जी अब तक जो भी खेला, उसका असली रूप अब सामने आने वाला है। दर्जी ने अचानक एक हल्की झलक दी। उसकी चाल अब गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर थी। वहां एक पुरानी चट्टान थी जिस पर निशान और खुरचाइयां थीं। दर्जी ने पैकेट खोला और उसमें से एक विशेष औजार निकाला। ये औजार केवल साधारण लोहे का नहीं था, बल्कि उसमें छोटे छोटे नुकीले टुकड़े, धागों की जालियां और पुराने समय के खजाने खोलने के संकेत थे। उसने उसे जमीन पर रखा और देखा कि कैसे राठौड़ और काशी उसके इशारे को पकड़ने के लिए अपनी नजरें तेज कर रहे थे। राठौड़ ने पहला कदम रखा और तभी ट्रैप ने हल्की खटखटाहट पैदा की। काशी पल भर के लिए थम गया और राठौड़ को शक हुआ। उसने धीरे से कहा, सावधान, ये कोई आम जगह नहीं है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, पर दर्जी अब छुपकर उन्हें गुफा के भीतर के रहस्य की ओर खींच रहा था। अचानक गुफा के सबसे अंदर एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। ये लकड़ी का नहीं, पत्थर और लोहे से बना था, जिस पर अजीब सी खुरचाइयां और निशान थे। दर्जी ने अपनी आंखें चमकाईं। यही है असली खजाना, उसने अपने आप से कहा। दरवाजे को छूते ही हल्की कंपन हुई और एक पुरानी गंध, मिट्टी और धातु की मिश्रित खुशबू गुफा में फैल गई। राठौड़ और काशी अब दरवाजे के ठीक सामने थे। उन्होंने अपने हथियार तैयार कर लिए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों साफ थे। काशी ने धीरे से कहा, ये असली चाल तो अभी शुरू हुई है। राठौड़ ने सिर हिलाया और दोनों ने कदम बढ़ाए। दर्जी ने गहरी सांस ली और पैकेट से अंतिम टुकड़ा निकाला। वो नक्शे का फटा हिस्सा था जो इस दरवाजे तक पहुंचने का पूरा मार्ग दिखा रहा था। उसने उसे जोड़ते ही महसूस किया कि ये केवल मार्ग नहीं, बल्कि जाल का हिस्सा भी था। जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, दरवाजा अचानक अपने आप हल्का सा हिल गया। भीतर से हल्की रोशनी बाहर आई जो अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी।
राठौड़ और काशी चौंक गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और अब उन्हें पता चल गया कि दर्जी ने केवल उन्हें गुफा में नहीं बल्कि एक जाल में फंसाया है। और तभी गुफा के अंदर छिपी हुई एक परछाई धीरे धीरे उभरी। ये वही तीसरी परछाई थी जो पहले से ही बाहर से उन्हें देख रही थी। अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और उसकी चाल इतनी धीमी और सटीक थी कि राठौड़ और काशी दोनों अपने कदमों को एकदम ठहरा कर देख रहे थे। दर्जी ने पैकेट बंद किया और हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गया। वो जानता था कि अब खेल केवल उनकी हिम्मत और चाल का नहीं बल्कि उनके डर और अनिश्चय का भी होगा। और गुफा का असली रहस्य, वो रहस्य जो अब तक छुपा हुआ था, अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। गुफा के अंदर का वातावरण अब सांस रोक देने वाला था। दीवारों से टपकती नमी, ठंडी हवा और कहीं दूर से आती हल्की सरसराहट, हर चीज जैसे इंतजार कर रही हो कि कोई कदम आगे बढ़ाए। दर्जी पैकेट हाथ में थामे धीरे धीरे गुफा के गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर साथ ही वो हर कदम पर चारों ओर नजर दौड़ा रहा था, क्योंकि राठौड़ और काशी अब गुफा में घुस चुके थे और वे अपने अपने डर और लालच के मिश्रित भाव से उसे ढूंढ रहे थे। राठौड़ पहले ही मोड़ पर ठहर गया। उसकी आंखों में अब डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब खुरचाइयां हैं, जैसे कोई पुराने समय का नक्शा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। ये जगह साधारण नहीं है, दर्जी ने इसे कुछ के लिए छुपाया है, वो बुदबुदाया। काशी भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और लालच दोनों झलक रहे थे। दर्जी गुफा के सबसे अंदर पहुंच चुका था। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं। उसने पैकेट खोला और उसमें से विशेष औजार निकाले, छोटे लोहे के घुक, धागे और कुछ छिपे हुए उपकरण। उसने सावधानी से उन्हें दरवाजे के पास रखा और धीरे धीरे ट्रैप तैयार किया। अब तक राठौड़ और काशी केवल अंधेरे और खुरचाइयों की मदद से गुफा के अंदर बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों दरवाजे के सामने आए, ट्रैप ने हल्की खटखटाहट पैदा की। राठौड़ का शरीर एक पल के लिए जम गया। काशी ने सांस थाम ली। अब उन्हें समझ आ गया कि दर्जी ने केवल उन्हें गुफा में नहीं खींचा, बल्कि उनके हर कदम की निगरानी कर रहा है। अचानक गुफा के अंधेरे में हल्की रोशनी चमकी। ये प्रकाश किसी दीपक या मशाल का नहीं था, ये कुछ और था, धातु और पत्थर की हल्की चमक जो गुफा के गहरे हिस्से से उभर रही थी। राठौड़ और काशी दोनों डर के मिश्रित उत्सुकता के साथ उस ओर बढ़े। दर्जी ने पीछे से देखकर मुस्कुराया। उसे पता था कि अब केवल चालाकी ही काम आएगी। उसने नक्शे के फटे हिस्से को जोड़ते हुए अंतिम दिशा देखी और धीरे धीरे गुफा के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। उधर राठौड़ ने पहला कदम दरवाजे की ओर रखा, तभी ट्रैप सक्रिय हुआ। एक हल्की आवाज के साथ पत्थर और धातु की छोटी जालियां जिंदा हो गईं। राठौड़ को महसूस हुआ कि उसके कदम अब खतरे में हैं। काशी तुरंत पीछे हट गया, लेकिन दोनों की नजरें गुफा के भीतर बढ़ते दर्जी पर टिक गईं। दर्जी ने हल्की मुस्कान के साथ देखा कि उसका जाल काम करना शुरू कर चुका है। अब गुफा केवल उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, वो खुद खेल में एक खिलाड़ी बन चुका था। और इसी बीच गुफा की छाया में वो तीसरी परछाई जो अब तक छिपी थी, धीरे धीरे सामने आई। उसकी चाल इतनी धीमी और सटीक थी कि राठौड़ और काशी दोनों अपने कदमों को रोककर केवल देख रहे थे। दर्जी ने पैकेट बंद किया और हल्की सांस ली। अब खेल केवल शिकार बनाम शिकारी का नहीं था, ये अब 3 चालबाजों और गुफा के रहस्य का सामना बन चुका था। और तभी गुफा के अंदर एक हल्का झटका हुआ और दरवाज़ा पीछे से अपने आप बंद होने लगा। राठौड़ और काशी अब गहरी सांस लेने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि दर्जी ने केवल उनका पीछा नहीं किया, उसने पूरी तरह उन्हें अपने जाल में फंसा दिया था। अब गुफा का असली रहस्य सामने आने वाला था, और ये रहस्य तीनों के लिए एक जटिल और खतरनाक मोड़ लेकर आया। गुफा के भीतर अंधेरा अब घना और भारी था। दीवारों पर टपकती नमी की आवाजें, पत्थरों के हल्के सरकने की खुरखुराहट और हवा का धीरे धीरे बहना, सब कुछ इस माहौल को ऐसे बना रहा था कि राठौड़ और काशी अपने कदम थाम कर आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने जो दरवाज़ा था वो अब केवल लकड़ी और पत्थर का नहीं, बल्कि उनके डर और लालच का प्रतीक बन चुका था। दर्जी उसके गहरे हिस्से में धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके हाथ में पैकेट और नक्शा था, पर उसकी चाल इतनी सटीक थी कि राठौड़ और काशी अभी भी केवल अंधेरे में अपने रास्ते तलाश रहे थे। राठौड़ ने पहली बार अंदर झांकते हुए कहा, "ये जगह साधारण नहीं है, कुछ छुपा है।" काशी ने सिर हिलाया, "हाँ, और इस बार हम केवल इसे ढूंढने वाले नहीं, बल्कि इसमें फंसने वाले भी हैं।" दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था, और दिलों में ये डर कि दर्जी किसी भी पल उन्हें एक चाल में उलझा सकता है। दर्जी अब गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा। उसने पैकेट खोला और उसमें से छोटे लोहे के घोंक, धागों की जालियां और विशेष उपकरण निकाले। उसने उन सभी को सावधानी से जमीन पर रखा और ट्रैप तैयार करना शुरू किया।
ये कोई साधारण ट्रैप नहीं था, ये इतना सूक्ष्म और चालाक था कि राठौड़ और काशी जैसे चालाक चोर भी इसे समझ नहीं पाएंगे। राठौड़ ने पहला कदम बढ़ाया और तभी ट्रैप ने हल्की खटखटाहट पैदा की। काशी पल भर के लिए ठहर गया। दोनों को समझ आ गया कि दर्जी ने केवल उनके कदमों का इंतजार किया है। गुफा के अंदर हल्की रोशनी चमक उठी, जो पत्थर और धातु की चमक से मिलकर गहरी छाया बना रही थी। अब दोनों को पता था कि खेल अब केवल उनकी चालाकी का नहीं, बल्कि डर और साहस का भी होगा। दर्जी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी और वो जानता था कि राठौड़ और काशी अब जाल में फंसने वाले हैं। उसने पैकेट से अंतिम टुकड़ा निकाला और नक्शे के फटे हिस्से को जोड़कर देखा। दरवाजा हल्का सा हिल गया और वहीं से अजीब सी हवा अंदर आई। राठौड़ और काशी ने देखा कि गुफा के अंदर हल्की रोशनी अब गहरे हिस्से में फैल रही है। उन्होंने कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर डर बढ़ता गया। तभी गुफा की छाया में वो तीसरी परछाई धीरे धीरे सामने आई। अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी और सटीक थी कि दोनों चोर केवल देख रहे थे। दर्जी ने पैकेट बंद किया और अपने हाथों को पीछे रखा। उसने देखा कि राठौड़ और काशी अब पूरी तरह गुफा में फंस चुके हैं। उनका डर, उनकी जल्दी, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ उसकी योजना के अनुरूप था। वो अंदर जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और धीरे धीरे दोनों चोर की ओर देखा। अब खेल खत्म होने वाला है, दर्जी ने धीमे से कहा। जो भी सही तरीके से सोच सकेगा वही बाहर निकलेगा। उधर राठौड़ और काशी अब एक दूसरे की ओर देखते हुए थक चुके थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अकेले डर से वो कुछ नहीं कर सकते। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं और धीरे धीरे उन्होंने समझा कि ये अब केवल लालच, चालाकी और साहस की परीक्षा है। गुफा के अंदर हवा और भी भारी हो गई। दीवारों की खुरचाई और धातु की चमक अब स्पष्ट संकेत दे रही थी कि खजाने और रहस्य के सामने अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। और तभी गुफा के अंदर गहरी आवाज गूंजी, जैसे पत्थरों के बीच कोई जीवन प्रकट हो रहा हो। राठौड़ और काशी अब समझ गए कि अब केवल चालाकी ही नहीं, बल्कि उनका साहस, उनकी बुद्धि और उनकी आपसी समझ ही उन्हें बचा सकती है। दर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब असली रहस्य सामने आने वाला था। गुफा का खजाना, जो दशकों से छुपा था, अब तीनों के सामने खुलने वाला था। लेकिन इसके साथ ही तीसरी परछाई की चाल ने खेल को पूरी तरह बदल दिया। अब ये सिर्फ खजाने का खेल नहीं था, बल्कि जीवन और मौत का खेल बन चुका था। गुफा के अंदर की हवा अब सांसों को घोंट रही थी। दीवारों की खुरचाई, पत्थरों के हल्की हल्की सरकने की आवाज और कहीं दूर से टपकते पानी की बूंदें, सब कुछ ऐसा महसूस करा रहा था कि यहाँ समय भी ठहर गया हो। दर्जी पैकेट और नक्शा हाथ में थामे गहरी सांस लेकर गुफा के सबसे अंदर बढ़ रहा था। राठौड़ और काशी अब पूरी तरह गुफा में फंस चुके थे। उनकी आंखों में डर, लालच और उत्सुकता का मिश्रण था। उन्हें अब ये समझ में आ चुका था कि ये केवल खजाने का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें केवल चालाकी, धैर्य और साहस से ही कोई बच सकता है। राठौड़ ने धीरे से काशी की ओर देखा। दोनों ने समझ लिया कि अब केवल एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। राठौड़ ने फुसफुसाया, अगर हम अब अलग होंगे तो ये दर्जी हमें तबाही के कगार पर छोड़ देगा। काशी ने सिर हिलाया और दोनों ने अपने कदम एक साथ बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, गुफा में हल्की खटखटाहट और धातु की झंझनाहट गूंज उठी। दर्जी ने ट्रैप को सक्रिय कर दिया था और वो जानते हुए पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। दर्जी अब दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने पैकेट से अंतिम टुकड़ा निकाला और उसे नक्शे के साथ जोड़ दिया। उसके हाथों में वो अंतिम औजार था जो गुफा के भीतर के रहस्य को उजागर कर सकता था। उसने धीमी सांस ली और देखा कि राठौड़ और काशी उसके जाल में फंस चुके हैं। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी और उसके होठों पर एक अदृश्य संतोष झलक रहा था। गुफा के भीतर हल्की रोशनी अब चमक रही थी। वो रोशनी केवल खजाने की नहीं, बल्कि उस तीसरी परछाई की थी जो अब पूरी तरह सामने आ गई थी। उसकी चाल इतनी धीमी और सटीक थी कि राठौड़ और काशी दोनों अपने कदम रोककर केवल देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब खेल केवल उनके हाथों में नहीं है, ये अब खतरे, चालाकी और समय का खेल बन गया है। दर्जी ने पैकेट बंद किया और दोनों की ओर देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी समझ सकेगा वही बाहर निकलेगा, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हर कदम का मूल्य है। राठौड़ और काशी अब अपनी पूरी बुद्धि और साहस को जुटाकर आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर पत्थर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और निशान अब उन्हें संकेत देने लगे। उन्होंने धीरे धीरे उन निशानों को पढ़ा और महसूस किया कि दर्जी ने केवल उन्हें फंसाया नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती दी है, उनकी चालाकी और साहस को परखने के लिए। अचानक गुफा के भीतर हल्की कंपकंपी हुई और दरवाजा पीछे से धीरे धीरे बंद होने लगा। राठौड़ और काशी अब पूरी तरह दबाव में थे। उन्होंने देखा कि गुफा का हर हिस्सा अब जिंदा हो उठा है। हर आवाज, हर हल्की खुरचाई और हर रोशनी अब उनके सामने एक संदेश दे रही थी। तभी दर्जी ने गहरी सांस ली और पीछे हटते हुए धीरे से कहा, अब असली रहस्य सामने आएगा।
उसने पैकेट से वो अंतिम टुकड़ा निकाला जो नक्शे का हिस्सा था और गुफा के सबसे अंदर छिपे खजाने का संकेत देता था। उसने उसे धीरे से जमीन पर रखा। जैसे ही अंतिम टुकड़ा पूरी तरह जगह पर आया, गुफा के अंदर की दीवारें हल्की रोशनी में चमकने लगीं। दीवारों के पीछे एक पुराना तिजोरी जैसा दरवाजा खुल गया। उसके अंदर धातु और सोने से भरा खजाना था। खजाने के बीच में एक पुरानी किताब और पैकेट रखा हुआ था। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल खजाना नहीं, ये ज्ञान और चाल का पुरस्कार है। जो इसे समझ सकेगा वही बाहर निकलेगा, बाकी बस अंधेरा। राठौड़ और काशी दोनों अब खड़े थे। उन्होंने खजाने को देखा, लेकिन उनके सामने अब एक और चुनौती थी। तीसरी परछाई ने अचानक अपना चेहरा दिखाया। वो कोई अजनबी नहीं था, वो वही व्यक्ति था जिसने दर्जी को पहले से देखा और उसकी चालों का हिस्सा बनकर गुफा में आया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में खेल की चालाकी झलक रही थी। तीनों के बीच अब अंतिम टकराव हुआ। डर, चालाकी, लालच और साहस का ये संगम गुफा के भीतर गूंज रहा था। दर्जी ने धीरे से कदम बढ़ाया, खजाने और तीसरी परछाई की ओर देखा। राठौड़ और काशी अब केवल अपनी चाल और धैर्य पर भरोसा कर सकते थे। धीरे धीरे सावधानी और बुद्धि का खेल सामने आया। राठौड़ और काशी ने अपनी चाल समझी, तीसरी परछाई की चालाकी का जवाब दिया और दर्जी की चाल को पलटने लगे। गुफा के भीतर हल्की रोशनी और धातु की चमक अब उनके साहस और चालाकी का प्रतीक बन गई थी। अंततः खजाने के बीच में जो किताब और पैकेट थे, उन्होंने तीनों की चाल, बुद्धि और साहस का फैसला कर दिया। गुफा के भीतर खतरों और जालों के बीच सभी ने महसूस किया कि असली खजाना केवल सोना या धातु नहीं, बल्कि चालाकी, धैर्य, साहस और समझ है। दर्जी ने पीछे हटकर मुस्कुराया। राठौड़ और काशी ने भी एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। तीनों अब समझ चुके थे कि ये खेल केवल खजाने का नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और साहस का खेल था। गुफा की खामोशी अब सिर्फ तीनों के विचारों और अनुभवों में गूंज रही थी, और बाहर की हवा में पहली बार उन्होंने राहत महसूस की। खेल खत्म हो चुका था, लेकिन ये खेल उनके जीवन में हमेशा एक याद बनकर रहेगा, चालाकी और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा।